कल आप लोग इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान इंग्लैंड का तीसरा जो T20 मैच होना है और वो होगा और हम इंजॉय करेंगे और पूरा दिन गुजार के रात को होता है ना वैसे भी मैच, तो आप इंतज़ार में बैठे रह जाते हैं। वो नहीं हुआ क्योंकि बारिश होगी। ये जब ये लोग अपना वेदर फोरकास्ट वगैरह नहीं देखते, खैर वहाँ तो बारिशें होती ही रहती हैं, तो वेदर फोरकास्ट क्या करना। देखिए सीरीज तो बहुत अर्से पहले तय हो जाती हैं, इनकी डेट्स डिसाइड हो जाती हैं एक डेढ़ साल पहले। तो बारिश से ही बात कर सारे मामला डिसाइडेड होते हैं और हम तो चले डिसअपॉइंट हुए ही। अभी हम जियो पे इंटरव्यू देख रहे थे उन शायकीन क्रिकेट के 3 घंटे ड्राइव करके वहाँ पहुँचे। इट वाज सोल्ड आउट बाय द वे, इट वाज पैक्ड, लेकिन बारिश रुकी नहीं, मतलब टॉस तक का वक्त नहीं आया, कोई एक बॉल नहीं खेला गया एंड इट वाज डिसाइडेड कि मैच नहीं अच्छा जी। अब इस सीरीज का आखिरी मैच बाकी है और लेट्स सी उसमें क्या परफॉर्मेंस होती है, लेकिन सर्टनली इस मैच में हमारी नज़र इसलिए थी क्योंकि हमने देखना था कि ओपन करने के लिए कौन आता है, क्या साइम आते हैं नहीं आते हैं। वैसे भी अब्दुल्ला ये 1-2 मैचेस जो अब रह गए हैं, दीज आर इट, इसके बाद तो वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाना है। आते हैं हमारे जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना आखिरी वक्त की फाइन ट्यूनिंग बिफोर द वर्ल्ड कप, वो करने के हमारे लिए मौके बहुत ज्यादा नहीं है। प्लीज डू रिमेंबर कि हमें कोई वार्म अप मैचेस नहीं मिल रहे, तो इधर वहां जब हम जाएंगे वी आर बीइंग थ्रोन इनटू द डीप एंड और मतलब और इंग्लैंड को भी नहीं मिल रहा बिकॉज़ दे आल्सो एंगेज्ड इन द सीरीज विद अस। और ज़ाहिर है कि इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलना इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को ज़रा फाइन ट्यून करने की। पहला मैच हम हार गए हैं, बाकी 2 मैचेस बारिश की नज़र हो चुके हैं, एक मैच बाकी है जो कि होना है ओवल में, वो कल होगा। हाँ। और वो भी होगा अगर बारिश ना हुई, क्योंकि बारिश होपफुली मुझे लगता है वो हो जाएगा, वैसे वो तो होपफुली हो ही जाएगा। क्यों सरदार सरफराज साहब उधर भी पहुंचे हो? नहीं, उनके अपने सरदार सरफराज के मुताबिक कल ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं है, बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट। एक भी गेंद ऑल्दो इस खेल की नहीं फेंकी जा सकी। अच्छा, बाय द वे हम बड़े केयरफुल हैं पाकिस्तान में, अगर कोई ऐसी फोरकास्ट वगैरह हो जाए ना कि बारिश हो सकती है, वी परहैप्स वुडंट इवन ट्रैवल ऑल द वे। वहाँ लोग एक्चुअली रीच्ड, क्योंकि दे आर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ मौसम, उनको पता है कि बारिशें हो रही होती है तो वो खुल भी जाता है मौसम, सो दे ट्रैवल्ड ऑल द वे। इट वाज पैक्ड, सोल्ड आउट स्टेडियम था और मैच नहीं हुआ। Is it my eye or is this cover golden? It's your eye. It's because the seats, some of them are yellow. नहीं, the seats are not. The pitch cover. So बीच का जो हिस्सा था उसका बहुत ही shiny नहीं अभी ये देखें। So I think it's the reflection of the sun. Maybe it's the reflection of the sun. Put gold over there. Yeah. So otherwise the stadium looks nice. हम क्यों दिखाए जा रहे हैं वैसे ये तस्वीरें? क्योंकि और क्या दिखाएं, मतलब मैच तो हुआ नहीं, तो अब हम यही तस्वीरें दिखाएंगे ना कि देख ले लोगों को। और मैंने कहा शायद हमें गर्मी लग रही है तो हमें अच्छा लग रहा है कि वो भी मैंने सोचा, उसके लिए भी मुझे अच्छा लगा कि दिखा दो थोड़ा सा। और छतरियां खोली हुई हैं और बारिश का मौसम एंजॉय कर रहे हैं। सो एक वो जरूर इसका एंगल और पहलू हो सकता है कि हम इसलिए दिखा रहे थे कि देखिए पिकनिक हो गई ना अब्दुल्ला, मैच तो ना हुआ, फिर तो पिकनिक है, कहीं भी किसी वक्त भी आप कहीं जाके पिकनिक कर सकते हैं। अच्छा, कल वैसे रात में कराची में बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी एंड द वेदर वाज सो मच बेटर, but on the contrary लाहौर was boiling and आज से कराची में फिर बताया जा रहा है कि हीट वेव का खदशा या इम्कान है। लेकिन अभी जब सुबह आ रहे थे तो थोड़ा सा, मैं अब ओवरकास्ट कहूँगी तो लोग कहेंगे कि क्या पागल होगी, यानी बिल्कुल ओवरकास्ट टाइप नहीं था, लेकिन एटलीस्ट सूरज उस तरह नहीं चमक रहा था, सो अच्छा लग रहा था। कभी कभार आपको यू वांट दैट काइंड ऑफ शेड, तो शेडी माहौल था। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं, आए जरा जो क्रिकेट नहीं हुई उसकी बात कर लें। सिकंदर क्या हाल है आपका, कैसे है सिकंदर? आप भी कल हाँ है ना, मतलब बहुत ज्यादा। हुमा अब्दुल्ला, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मेरा कल बहुत बोरियत हुई, बड़ा दिल कर रहा था मैच देखने को, कुछ करने को नहीं था। हाँ, दूसरा ये कि जिस तरह आप लोग कह रहे थे ना, अगर देखना चाह रहा था कौन ओपन करेगा, थोड़ा सा पाकिस्तान टीम का जो माइंडसेट है वो पता चल जाता, माहौल तो बने किस तरह सोच रहे हैं। मगर जो सबसे पॉजिटिव चीज थी वो क्राउड का रिस्पांस है, जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं उन्होंने जिस तरह आए और अभी जिस तरह वो सब लोग बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ा I was feeling sorry for them कि बेचारों ने कितनी मेहनत करके पैसे खर्च करके वहाँ पहुंचे होंगे। अब वो ओवल तो जा नहीं सकते, कार्डिफ पे ओवल जाना इट्स नॉट एन इजी स्टफ, तो आई डोंट नो उनकी टिकट्स का क्या होता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, रिफंड होता है उनको? तो हो जाते होंगे, अगर एक बॉल भी ना हो तो रिफंड हो जाते हैं, और वहाँ पर तो आराम से हो जाता होगा, वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। और दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी कि देखें कुछ बच्चे थे जिनको ऑटोग्राफ मिल गए, तो वो बड़े खुश थे और उनकी एक्साइटमेंट मैं देख रहा था, तो मुझे इतनी
खुशी हो रही थी। हमारे दौर में भी ये होता था कि कई दफा लड़कों को कह दिया जाता था कि यार आप उधर चले जाओ फैंस के ऊपर और लोगों को ऑटोग्राफ दे दो, ताकि कम से कम कुछ तो हो, कुछ तो वो लेके जाए ना घर। हाँ, कुछ तो लेके खुशी खुशी जाए लड़कों के साथ। आजकल तो तस्वीरें खिंचवाने का बहुत जबरदस्त मोबाइल की वजह से। अच्छा, आप अभी सिकंदर ये वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन बाबर को लगता है थोड़ा सा गुस्सा चढ़ गया था कल फैंस पे। नहीं, वो गुस्सा नहीं कह सकते हम, बस वो कह रहे थे कि थोड़ा सा वो थोड़ा सा जरा ठहर जाएं, और उसके बाद उन्होंने उन सब के साथ तस्वीरें भी बनवाई। ही वाज ट्राइंग टू मेक हिज वे, और थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट थी, पीपल केम टुवर्ड्स हिम। नहीं देखो हुमा मैं देख रहा हूँ इस वक्त सामने, होता ये कि वो हो सकता है किसी काम से बाहर निकला हो, उसके साथ उसके कुछ लोग थे, दोस्त थे, तो वो चाह रहा था कि उनको निपटा दे तो फिर मैं आप लोगों से बात करूं। जो फैंस थे वो इतने एक्साइटेड हो गए कि ऑब्वियसली कि उन्होंने कहा होगा कि मैं फौरन अभी तस्वीर खिंचवा दो, अभी ऑटोग्राफ दे दो, अभी सेल्फी लेनी है, अभी सेल्फी लेनी है। और एंड में फैंस कामयाब भी हो गए, फिर उन्होंने तस्वीर बाबर स्टूड विद देम और सेल्फीज हुई। नहीं अब्दुल्ला, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ बाबर की अच्छाई थी, ग्रेटनेस थी, वो रुका और उसने फिर उनको वो समझाया कि यार मैं कोई काम से आया हुआ था, वो उससे साफ लग रहा था, फिर वो समझा रहा है उनको कि यार देखो मैं किसी काम से आया हूँ, अब वो आप थोड़ी देर रुक जाएं, उन्होंने कहा मैं करवा लेता हूँ सेशन तस्वीरों का, और फिर वो रुक गए। That was a very good gesture from बाबर ने बहुत अच्छा किया। देखिए फैंस जो हैं वो बेचारे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कल जो हमने सारी बातें की थी आज के मैच के लिए, अब एज एन जो गुज़श्ता रोज़ मैच होना था उसके लिए हमने जो सुबह बातें की थी वही कमोबेश डिस्कशन है जो कल मैच होना है, या ओवल के लिए कुछ कंडीशंस और होती हैं, या पिच का बिहेवियर डिफरेंट है, हमें कुछ और सोचना चाहिए? देखिए ओवल के ऊपर जो ना काफी, जब जितने मैं मैच खेला हूँ वहाँ पे रन्स बड़े बनते हैं, बैटिंग ट्रैक होता है वो। अब मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं कि कैसा है ओवल की पिच कैसे होगी। मगर जो दो नाम आ रहे थे कि जी ये दो तब्दीलियां होंगी, उसमें नसीम शाह का नाम आ रहा था। ठीक है जी, फास्ट बॉलर्स में से हो सकता है कि शाहीन को बिठा देते, रेस्ट दे देते, आमिर को रेस्ट दे देते, नसीम शाह को अंदर लेके आ गए थे, और दूसरा उस्मान खान का नाम आ रहा था। अब मगर ये नहीं पता चल रहा था कि वो ओपन करेगा, वन डाउन आएगा या नंबर 4 होगा। इब्रार का नाम अभी भी नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इब्रार का जो नाम है वो अभी तक बिल्कुल लिस्ट में नहीं है। अगर सपोज करें आप ये कहते हैं कि जी हम इसको ले जाके वेस्ट इंडीज में खिलाएंगे जहाँ की टर्निंग विकेट है, तो भाई उनको बेचारे को प्रैक्टिस तो करा दो। ये भी तो जुल्म है ना कि उसको मैच प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, उसको कहीं 2-4 ओवर करा लेता। तो उसका मतलब है कि अभी भी कप्तान जो हैं या जो टीम मैनेजमेंट है उनके जहन में शादाब का ही है कि उनको शादाब को लेके चलें। ये मुझे नहीं पता कि नसीम शाह को ये 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे थे या स्पिनर शादाब को बिठा कर खिला रहे थे, ये नहीं पता। तो थोड़ी सी मतलब है कि मिस्ट्री रह गई कि अगर वो नसीम शाह था तो क्या 4 फास्ट अब ये मिस्ट्री प्रॉब्लम हमारे लिए तो मिस्ट्री है। याया से पूछ रहे हैं उनके पास कोई कंफर्म न्यूज़ है कि नहीं है। जी आया, बता दें आपको कुछ पता है कि कल क्या तब्दीली होने वाली थी अगर मैच होता तो? जी अब्दुल्ला और उमा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल स्पोर्ट्स फ्लोर पे भी यही बात की थी कि टीम मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी, लेकिन टीम के हवाले से ये तय हुआ था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, आउटफील्ड गीली है, पिच के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो ग्राउंड में जाकर ही तय करेंगे कि 4 पेसर के साथ जाना है, टीम में कोई तब्दीली करनी है या नहीं करनी। क्योंकि कल एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि जब बारिश हो रही थी और पिच जो थी वो कवर से ढकी हुई थी और इस बात का इम्कान था कि 5 ओवर का मैच होगा, तो तब भी यही सोच थी कि टीम का ऐलान उसी वक्त किया जाएगा जब मैच का फैसला होगा। तो कल किसको इन करना था, किसको आउट करना था, ये तय ही नहीं हुआ। या फिर आने वाले कल की बात कर लेते हैं कि कल ओवल में जो पिच का बिहेवियर होता है या माजी में जिस तरह के मैचेस होते रहे हैं, जो हमने सीखा है, हमें क्या तब्दीली आइडियली करनी चाहिए? देखिए अब्दुल्ला, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं तो इस बात पर बड़ा फर्म बिलीव है मेरा कि शादाब खान को तो अब आपको ड्रॉप करना ही नहीं है। शादाब खान को आपने खिलाना है और शादाब खान को अब आपने नंबर 4 पर बैटिंग करानी है। फखर जमान को आपने रिजवान के साथ ओपन कराना है। आजम खान को और साइम अयूब दोनों को आपने बाहर बिठाना है और आपको 3 स्पिनर के साथ ऑपरेट करना चाहिए। शादाब खान,
अबरार अहमद एंड इमाद वसीम। अबरार के हवाले से मैं आपको बता दूं कि टीम मैनेजमेंट के जहन में ये सोच है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज ना किया जाए। उनको जिस तरह कहा जाता है कि वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनको सीक्रेट वेपन के तौर पर डायरेक्ट वर्ल्ड कप में खिलाया जाए, ताकि क्योंकि आजकल आपको पता है कि वीडियोस बनती हैं, स्टडी कर लेते हैं। हाँ, लेकिन सीक्रेट वेपन को खुद को कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं चाहिए होती। बिल्कुल, आपका सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो है वो इस सोच के साथ अबरार को ज्यादा से ज्यादा तो फिर उस्मान को आपको लगता है कि चांस कहीं बीच में मिल सकता है या बस अभी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, आइडियली तो यही है कि अब आपने चूंकि उनको 15 रुकनी स्क्वाड में रखा है तो आप साइम की जगह उनसे इनिंग का आगाज कराएंगे, लेकिन जिस अंदाज में फखर ने बैटिंग की है तो ज्यादा मुनासिब यही है कि फखर इनिंग का आगाज करें, क्योंकि पहले 6 ओवर में वो आपके लिए बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं। बट अब फैसला टीम मैनेजमेंट ने करना है, क्योंकि अब आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं है। अगर आप आजम को बाहर बैठाते हैं तो आपके पास बाहर कौन बैठा हुआ है? आपके पास सिर्फ उस्मान एक ऐसे खिलाड़ी है जो बैटिंग कर लेते हैं, आपके पास और 15 रुकनी टीम में कोई बैट्समैन ही नहीं है। तो आप पिछले 4 साल से शादाब को ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप बैटिंग कर लेते हैं, तो अब आप उनसे बैटिंग कराइए। आपने उनको 15 रुकनी टीम में रखा है तो बाहर बैठाने के लिए नहीं रखा, आपको उनको खिलाना चाहिए। और आपने डिड यू जस्ट से कि आजम को ड्रॉप कर दें? जी बिल्कुल, आजम खान को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आजम खान को आपने और कितने चांसेस देने हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग जो है अभी तक तो विकेट कीपिंग पर उंगली नहीं उठी है। एक चौका उन्होंने लेग साइड से छोड़ा है, और जिस दिन पाकिस्तान टीम टारगेट देगी और उनसे कोई कैच छूट गया, उनसे कोई रन मिस हो गया तो फिर ज्यादा शोर मचेगा। तो आपने जितने उनको चांसेस देने थे आई थिंक दे लिए हैं। अब आपको जो है वो शादाब के ऊपर ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए। तो सिकंदर, वैसे अब आप बताते हैं, कहने वाले ये भी कहते हैं कि शादाब को भी और कितने मौके देने हैं। ऑल्दो ही हैड बीन ग्रेट फॉर पाकिस्तान टीम, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ फॉर्म है, तो याया थिंक्स दैट ही शुड बी देयर एंड आजम शुड बी आउट। देखो, वो हातिम ताई का उस दिन जिक्र हुआ था ना, तो अब ये हातिम ताई के सवालों में ये सवाल शामिल हो गया है कि इब्रार जो है एक सीक्रेट वेपन है। अब वो क्या है? मतलब ये कि इसको थोड़ी मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए। अपना इब्रार बहुत कुछ मैच खेल चुका है, कुछ 7-8 टेस्ट मैचेस और उससे कुछ वनडे मैचेस वगैरह खेल चुका है, और T20 भी। तो आई एम श्योर सबके पास उनकी क्लिप्स होंगी, सबको पता होगा वो क्या करता है क्या नहीं करता। एनीवे, ये उनकी मैनेजमेंट की सोच है, और जब खुदा ना करे उससे अच्छी बॉलिंग नहीं होगी तो फिर बेचारे का नजला जो है ना फिर उसके ऊपर गिरेगा। तो ये वैसे तो ज्यादती की बात है। नंबर 2, अगर शादाब को ही खिलाना है तो ये माइंडसेट की बात है कि देखें, एक चीज तो है कि वो थ्रू आउट खेलते हुए आया है, तो अब उसको खिलाकर, मगर उसको 4 नंबर पे बैटिंग कराना, मैं तो खैर उसको बैट्समैन नहीं मानता, और टुल्लेबाज है। लग गए तो लग गए, नहीं लग गए नहीं लग गए। बैट्समैन इफ्तिखार है, इफ्तिखार को बैटिंग करने आती है, वो सीधे बल्ले से खेलता है, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है जो क्रिकेट में खेली जाती है, और वो छक्के भी मारता है। तो मैं अपने क्रिकेट के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अहमद शहजाद भी यही कह रहे हैं। अगर आप किसी क्रिकेटर से बात कर रहे हैं, कल मैं प्रोग्राम देख रहा था दूसरे चैनल्स के ऊपर, जो बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, सब यही बात कर रहे थे कि इफ्तिखार को नंबर ऊपर होना चाहिए, उसको ज्यादा बैटिंग बॉलिंग खेलना चाहिए। इफ्तिखार शुड प्ले ऑन नंबर 4? नहीं, नंबर 4 पे तो 4 लड़के हैं ना आपके, बाबर, रिजवान, उस्मान और फखर। उस्मान नहीं होगा तो वो साइम होगा, साइम को तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा रेस्ट देंगे तो वो उस्मान होगा। तो ये 4 तो ऊपर के टॉप के होगा, वो 5 का प्लेयर है, तो उसको 5 पे खिलाना चाहिए। उसके बाद मार धाड़ वाले लड़के, अगर आप शादाब को खिलाना भी चाहते हैं तो आप 5 पे लेके आए। अगर आप आजम को नीचे ड्रॉप करना चाहते हैं, भाई आजम को भी खिलाकर आप उसका भी याया को लगता है कि उस्मान नहीं होंगे और साइम भी नहीं होंगे अपेरेंटली। फिर हो सकता है फिर यही टीम खेले जो वो बता रहा है, तो मुझे तो नहीं पता कि मैं किसी से बात नहीं करता, मेरा किसी से दोस्ती नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। वो पहले भी उन्होंने है, वो याया ने बोला था कि आजम ड्रॉप हो रहा है इस मैच में, फलान ड्रॉप हो रहा है, वो कोई भी नहीं ड्रॉप हुआ था, सब उछल के बैठ गए थे, मगर कुछ नहीं हुआ था। तो इस दफा भी देख लेते हैं। याया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? और फिर आगे ये भी बता दें कि 6, 7वें नंबर पे इमाद भी आ जाते हैं, इमाद वसीम, तो अकोमोडेशन जरा लोअर मिडिल बेहतर है हमारा।
देखिए, जहाँ तक मालूमात देने की बात है तो एक क्रिकेटर का काम जो है ना वो अपने मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर, तजुर्बे की बुनियाद पर तबसरा करना है, और एक सहाफ़ी का काम जो है ना वो अंदर की खबर लेकर आना है, और जो खबर देता है वो कभी खबर ठीक भी हो जाती है और कभी खबर गलत भी हो जाती है। और ये कह देना कि कहा गया कि जी आजम खान बाहर बैठ रहे हैं, शदाब टीम में नहीं होंगे, साइम अयूब ड्रॉप हो रहे हैं, तो मैं उस दिन भी यही कह रहा था कि जो 6 घंटे में डेवलपमेंट हुई वही हमने बात की थी। और पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट होना था सुबह 11 बजे, और आपको पता है कि ये कोई पेपर पे ईमेल के जरिए टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फैंस ने बाकायदा तौर पर जो है वो खिलाड़ियों की तस्वीर लेकर जो है बताया, शदाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। तो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक ये वीडियो बाहर गए, कैमरा लिया, बना कर आए और उसके बाद जो एडिटिंग की और चला दिया। ये सब तैयारी हुई रखी थी, लेकिन हुआ क्या था वो आपको टाइम बाय टाइम हमने अपडेट किया, और उसके बाद कह देना कि जो कहा था वैसा नहीं हुआ तो हम क्रिकेट बोर्ड नहीं चला रहे। अगर क्रिकेट बोर्ड चला रहे होते तो फिर जियो पे नहीं बैठे हुए होते। तो जो खबरें हमारे पास आई थी वो खबरें हमने पहुंचा दी, और आप इसीलिए हमसे पूछते हैं कि जी आज प्लेइंग 11 में कौन खेल रहा है। आप टेस्ट क्रिकेटर से नहीं पूछते, क्योंकि टेस्ट क्रिकेटर का काम जो है वो सिर्फ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन देना है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं इमाद वसीम की। इमाद वसीम जब वर्ल्ड कप में जा रहे थे, आयरलैंड जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, जाने से पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा भाई मैं भी छक्के मार लेता हूँ, आप नंबर 11 से नंबर 3 तक मुझे किसी भी नंबर पर बैटिंग करा दें, बस ओपनर के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ओपनर जो है वो कोई हटने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उस लाइनअप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और इमाद वसीम जिस तरह खेले हैं, और अभी भी मैं इस बात पे बड़ा फर्म बिलीव रखता हूँ, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी। और ठीक है, वो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले और अपनी मर्जी से नहीं खेले वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने कौन से, मेरा ख्याल है, रॉकेट चला दिए हैं, उन्होंने कौन से जो है वो तारे आसमान से तोड़कर जमीन पर ला दिए हैं। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, पीएसएल के परफॉर्मर हैं, वो आपकी टीम में है, उनकी कारकर्दगी आप देख लीजिए, मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी आप देख लीजिए, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। इमाद वसीम ने पाकिस्तान को बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर 4 ओवर में वहां पर वो बॉलिंग करके दी। जो 5-5 साल से लड़के टीम में खेल रहे हैं उनकी बॉलिंग और इमाद वसीम की बॉलिंग ग्रेट फॉर्म, और बल्ला भी चलता है उनका, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहा था। जी 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 सिकंदर। देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट ने टीम की अनाउंसमेंट की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के साथ उसको पिक्चराइज किया गया। तो ये जो पिक्चराइज किया गया होगा, कि आपका ख्याल है कि 1 घंटे में हुआ होगा? उन्होंने इतनी सीक्रेटली किया, इतनी सीक्रेटली ये पूरा फिल्म उन्होंने बनाई या उसकी प्रेजेंटेशन बनाई कि किसी को पता ही नहीं चला, किसी रिपोर्टर को नहीं पता चला, किसी ने हमें नहीं बताया कि यार एक सरप्राइज होने वाला है। हम भी सरप्राइज हो गए कि अरे वाह, ये तो पाकिस्तान ने बिल्कुल कोई नई चीज दिखा दी कि एक आदमी आ रहा है, एक नाम दे रहा है, तो उसका मतलब है वो पिक्चराइज हुआ होगा, उसकी शूटिंग हुई होगी, उसकी एडिटिंग हुई होगी, उसको रखा गया होगा। मगर पीसीबी को मैं फुल मार्क्स देता हूँ कि इतना सीक्रेटली काम किया है, चलिए इतना जबरदस्त तरीके से कि किसी को नहीं पता चला। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू टुमारोज मैच, सरप्राइज आने वाली है, और होपफुली पाकिस्तान कल का मैच जीते। और नहीं, पहले होपफुली कल का मैच हो। हाँ, वैसे क्या है खबर याया जी, कल बारिश का इम्कान है? नहीं अब्दुल्ला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मुर्तजा अली शाह ने हमें कार्डिफ से बताया था कि पाकिस्तान के मैरी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर मैच शुरू होना है, और 6 बजे तक वहां पर बारिश थी। लेकिन कल जिस तरह बारिश होती रही, लेकिन लंदन का 2 टेस्ट ग्राउंड है, एक ओवल का, एक लॉर्ड्स का, तो अब तक जो इत्तलात आ रही हैं शायद लंदन में तो मौसम अच्छा है, और इस सीरीज का दूसरा मैच जो है वो शायद हो सके। चलिए अब ये कल ही देखेंगे। लेकिन हमें बड़ा मजा आता है आप दोनों से बातें करके। certainly आपके पास खबरें होती हैं, तज्जिए होते हैं, और it's a very entertaining morning when you two are together। क्रिकेट मैच नहीं हो गया कल, ऑब्वियसली बारिश हुई थी, तो हमने कहा कोई और मैच आपको दिखा दें। तो आपको पता है हम तो एंटरटेन आपको करते रहते हैं। So thank you सिकंदर and thank you याया। Have a good day guys। भाई मुल्क के अक्सर इलाकों में गर्मी की लहर है बरकरार। कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, और ये ज़रूर हुआ कि इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब में हीट वेव ख़त्म होने जा रही है। बलूचिस्तान और सिंध अलबत्ता गर्मी की जद में रहेंगे। कैसी लगी ये खबर? और पंजाब में मौसमी हालात बदलने वाले हैं। आपको ये बता दें कि जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने आज से सूबे में तेज़ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सो एक अलग
प्रॉब्लम है जिसका सामना हो सकता है। साथ ही शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। कराची की बात करें तो कराची वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। 35-36 की डिग्री की गर्मी होगी, जो कि पहले ही निढाल कर चुकी है। अभी तक शहरियों को अभी इसमें बढ़ने की पेशगोई की जा रही है और फील्स लाइक तो फिर कहीं और ही जाता है। हाँ, बट कल शाम को फील्स लाइक अच्छा था। हुमा, हम आज से ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कल परसों से हम सरदार सरफराज जो भी हमारे साथ होंगे उनसे बात कर रहे थे। 40 डिग्री प्लस जा सकता है। ठीक है, सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं से बात और कर उनीबा हमारी साथी भी हमारे साथ हैं। जी उनीबा, सबसे पहले तो आप बता दें कि आप किधर हैं, और जब हम फील्स लाइक की बात करते हैं ना, तो आपको इस वक्त क्या फील्स लाइक हो रहा है? आप कहाँ खड़ी हैं और क्या मौसम है? जी हाँ, मैं स्टार गेट के करीब हूँ और आपसे बात करने से पहले मैं चेक कर रही थी एक निजी वेदर स्टेशन की रिपोर्ट। उसके मुताबिक मलीर और इतराफ़ का जो इलाका है वहाँ पर इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 70% से ज़ायद है। और जो दर्जा हाथ को महसूस करने की शिद्दत है, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब 32 का जो दर्जा हरारत है वो आपको 42 के करीब महसूस हो रहा है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी, जैसे हमें पता होता है कि दर्जा 36-38 डिग्री सेंटीग्रेड है जी, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब जब बढ़ जाता है तो आपको जो दर्जा को महसूस करने की शिद्दत है वो बढ़ जाती है। इसे हीट इंडेक्स कहते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है आवाम का कि हीट इंडेक्स क्या होता है। हमारे यहाँ पे क्योंकि समंदरी हवाएं चलती हैं वो अपने साथ नमी का तनासुब बढ़ा देती हैं। ऐसे क्या होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। हमारी बॉडी जो है वो जो पसीना रिलीज़ करती है उसके बाद ये खुश्क होता है तो बॉडी का एक कूल डाउन का अमल शुरू होता है, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर पसीने की वजह से कंट्रोल में रहता है। लेकिन जब हवा में पहले से ही नमी का तनासुब ज़्यादा होगा तो ये पसीना खुश्क नहीं हो पाता। इस तरह से जो हमें जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा लगती है और ये बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना इसमें आपको बहुत ज़्यादा आता है। और ट्रू कि कल रात को वो जो ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर था वो बड़ा कम था और कल रात को जो हवा चल रही थी वो एक्चुअली बड़ी प्लेजेंट फील हो रही थी। सो वो जो हब्स की कैफियत है कल रात नहीं थी एटलीस्ट कराची में। एक्चुअली जो टेम्परेचर राइज होने का बताया गया, ये वजह ही यही है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और कहा जा रहा है कि आज से जो हवाओं का रुख है वो अफगानिस्तान से आने वाली हवाएं होंगी। ना सिर्फ ये गर्म होंगी, खुश्क होंगी, बल्कि ये गर्द आलूद भी हो सकती हैं। खुश्क हवाओं की वजह से हमें ये फ़ायदा ज़रूर रहेगा कि जो टेम्परेचर होगा उतना ही आपको महसूस किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे मसला ये कि हम क्योंकि समंदर के करीब के इलाके में नमी का तनासुब बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इन खुश्क हवाओं की वजह से नमी का तनासुब कम रहेगा तो दर्जा को महसूस करने की शिद्दत भी कम रहेगी। लेकिन दर्जा हाथ बढ़ेगा। आज कहा जा रहा है कि दर्जा हाथ 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और कल इससे ज़्यादा मज़ीद बढ़ सकता है, लेकिन ये मौसम शदीद गर्म और खुश्क होगा। तो सरदार साहब से भी पूछ लेते हैं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। गॉट इट उनीबा, आपने ग्राउंड रियलिटी हमें बता दी। अब जरा टेक्निकल बात कर लेते हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं। उनीबा, आप भी हमारे साथ ही रहे। वैसे सरदार साहब बता दें कि हमारा जिस तरह हम भी इस फिनोमेना को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे बात करते रहते हैं और हमें पता है कि कितना डिग्री जा रहा है कराची का अगर मौसम देख लें, लेकिन कल रात को हवा चली, बेहतर हो गया, फील्स लाइक भी अच्छा होना स्टार्ट हो गया। आज क्या आप हमें बता रहे हैं, क्या मौसम होगा? बहुत शुक्रिया। मैं आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो करा, मेरे पास मैं पूरा सुन नहीं पाया बस। लेकिन कराची के हवाले से शायद आप पूछे। जी सरदार साहब कराची के हवाले से पूछ रहे थे। हमें तो लग रहा था कल शाम को मौसम बेहतर हो गया, अब आज खबरें हैं कि आज से फिर गर्मी बढ़ जाएगी कराची में। देखिए वही जो बात आप अभी उनीबा से कर रहे थे, फील लाइक तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी टेम्परेचर जो परसीव करती है या आप फील करते हैं वो ज़्यादा होता है एक्चुअल से। उसमें जैसे एक्चुअल अभी 33 है तो उसमें 3-4 डिग्री का आप इजाफा कर सकते हैं। अगर उसके साथ विंड का फैक्टर भी होता है, विंड अभी चल रही है अच्छी खासी 10-12 नॉट चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो 40-42 वाली फिगर है ये एग्जैजरेटेड है, इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें विंड भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। पिछले 2 दिन से विंड चल रही थी तो आपने देखा, जैसे आप खुद कह रहे थे कि उतना हब्स वाला वो नहीं था, मौसम नहीं था। यानी आज से जो है ना, ये दोपहर के बाद इम्कान यही है कि ये जो जनूब मगरबी डायरेक्शन होती थी विंड की, सी ब्रीज के बजाय ये नॉर्थ वेस्ट से, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से विंड का फ्लो हो सकता है हो जाए और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 40 के आसपास जा सकता है आज, और इसी तरह अगले जो 2 दिन है उसमें 42 तक जा सकता है। लेकिन चूंकि ये ड्राई विंड होगी, ड्राई विंड की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। मॉइस्ट विंड हो तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाता अमूमन, अनलेस के समंदर में कोई डिप्रेशन बन जाए, वो एक अलग फिनोमेना होता है।
तो ड्राई विंड में ये है कि जो फील लाइक होता है वो भी जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है फील लाइक भी तकरीबन वैसा ही होता है, यानी अगर 40 है तो 40 ही फील लाइक भी होगा, 42 है तो 42 ही फील लाइक भी होगा, प्रोवाइडेड की ह्यूमिडिटी 20 से 30% या 30 से 40% के दरमियान रहती है। तो चलें सरदार साहब, आप कह रहे हैं अगले 2-3 42 तक जा सकता है, लेकिन फील्स लाइक भी उतना ही होगा, खुश्क और गर्म मौसम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी। हमें जरा जैकबाबाद वाली सूरत हाल भी पूछनी है, और जो दीगर सिंध के इलाके 53, 52, 51, दिस इज लाइक अनप्रेसिडेंटेड है, पहले होता रहा है। हमारी सोच की लिमिट होती है, ये इससे ज्यादा भी बातें होती हैं, मतलब हमें तो लगता था 50, 49, 50 मैक्सिमम, 50, 51 इज टू मच। 53 मैंने नहीं सुना था इससे पहले, और अब लग रहा है कि कहीं भी बात जा सकती है। देखिए 53.5 जो है ना, इसी ये मौजूदारों का हाईएस्ट जा रहा है, 52.5 गया था परसों या तरसों, और कल उससे 1 डिग्री, कल और परसों दोनों दिन 1 डिग्री उससे कम रहा था, यानी 51.5 रहा था। एक दिन 52.5 गया, लेकिन इसका हाईएस्ट जो है इत्तेफाक से वो मई के महीने का ही है, 53.5 है, 2010 में हुआ था, 27 मई 2010 में जी। और जो पाकिस्तान का हाईएस्ट है वो इत्तेफाक से तुर्बत का है, जो 28 मई 2017 को मौजूदारों के रिकॉर्ड को तुर्बत ने फिर बीट किया था, तो वो 54 है, पूरा 54 है। तो बहुत ड्राई, अल्ट्रा ड्राई कंडीशंस होती हैं वहाँ की। अगर ह्यूमिडिटी देखें आप तो 8 से 10% चल रही होती है, जो 52, 55, 53 या 51, जब 50 से ऊपर जहाँ भी जाता है तो इस तरह की हवा में नमी का तनासब बहुत कम होता है, बिल्कुल ड्राई विंड होती है। अब अगले 2-3 दिन होंगे निस्बतन थोड़ा सा रिलीफ सिंध के उन एरियाज़ के लिए है कि टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री नीचे आ सकता है, क्योंकि जो वेस्टर्ली वेव जिसका आप जिक्र कर रहे थे मुल्क के बलाई इलाकों में कुछ बारिश का बायस बनेगी, तो उसके बायस ये जो हाई प्रेशर है थोड़ा सा इसमें शेकिंग आएगी। लेकिन ये 3-4 दिन के लिए है, 4 या 5 जून से दोबारा अपर सिंध के लिए टेम्परेचर इसी रेंज में 50 या 50 से ऊपर तक फिर जा सकते हैं। अच्छा, उनीबा के पास चलना है अभी हमें, और उनीबा से हमें ये पूछना है कि उनीबा ज़ाहिर है तरबूज खा खा के तो गर्मी कम होगी नहीं, इसके लिए हम सबको कुछ करना होगा, जैसा कि हम दरख्त लगा सकते हैं। मतलब इस साल कोई प्रॉपर कराची के शहरी इलाकों में शजरकारी मुहिम देखी गई, हो रही है, लोगों में ये अवेयरनेस है, आप मिलती हैं, लोग सबीले लगा रहे हैं, आजकल पानी के स्टॉल लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें दरख्त भी तो लगाने हैं सबको। हाँ, तो अभी भाग के दरख्त तो नहीं लगा लेंगे ना, ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। But you know, Uniba has been covering all these things, so it's maybe the right time to ask her. अब्दुल्ला, हमारे जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, मैं रिपोर्ट्स करती रहती हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट से मिलती रहती हूँ, तो वो हमें बताते हैं कि कराची का जो रकबा है वो 3000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज़ जो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसमें जो ग्रीन कवर है, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, वो जस्ट 1% रह गया। इसमें ये घास शामिल नहीं होती, इसमें ये दरख्त शामिल होते हैं, और इसकी जो कैनोपी होती है, जितना साया ज़मीन पर पड़ता है ना, उसको कहते हैं ग्रीन कवर, वो जस्ट 1% रह गया। और जो IBA की अर्बन लैब है वो हमें बताती है कि पिछले 20 सालों में कराची में जो ग्रीन या सब्ज़े में जो कमी आई है वो 40% से ज़ायद है। मतलब हमारे यहाँ पर ये कल्चर एक वक्त था 30 साल पहले कि हर घर में एक दरख्त लाजमी हुआ करता था, लेकिन हमने अपना 120 गज़ के घरों को भी 3-4 मंजिला बनाना शुरू कर दिया और हमने दरख्त काट दिए। हमारे पास दरख्त बहुत कम है, और जो शजरकारी मुहिम अगर जितनी हो रही है, अगर वो दरख्त वाकई लग रहे होते तो हमारे सब्ज़े में इजाफा हो रहा होता, सब्ज़े में कमी नहीं हो रही होती। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया, मैंने 20 दरख्त मलेर हॉल्ट पर लगाए थे अपनी फैमिली के साथ। यकीन करें, हम सुबह 6 बजे उनको पानी देने जाते थे, उन 20 दरख्तों में आप सोचेंगे कितने बचे, जस्ट 2 दरख्त बच सके नीम के, वो भी, और वो अब माशाल्लाह 5 साल के हो गए। 20 दरख्तों में से 2 दरख्त बचे, मतलब उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिशों का कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, कभी या तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी बहुत खुश्क मौसम रहता है, एरिड जोन है, यहाँ पर खुश्की है, दरख्त उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते। और जो छोटा दरख्त होता है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। हमने अपने शहर को कॉन्क्रीट का जंगल बना दिया है, अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट आपने सुना होगा, दिन भर हमारी जो इमारतें हैं ये सूरज की रोशनी जज्ब करती रहती हैं। सही कह रही हैं, और ये बताना कि कितना हमारा ग्रीन कवर है शहर में, मतलब जो इस शहर में रहता है उसको बहुत अच्छी तरह पता है। थैंक यू नीबा, थैंक यू फॉर हाइलाइटिंग सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बातें जो हम बाद में कर रहे होते हैं ना, जब हमारे सर पे गर्मी नाच रही होती है और फिर हम कहते हैं ना कि हाय हमें दरख्त लगाने चाहिए एंड ऑल दैट, मतलब ये तो हर मौसम की बात है, ये तो हमें कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा समर जो है अब से जब भी और काफ़ी अरसे से इट्स गोइंग टू गेट इवन वर्स। ये कोई बेहतर, ये रिवर्स होने वाली बात नहीं है, रिवर्स सिर्फ तभी हो सकता है अगर हम कुछ दरख्त वगैरह करें। बड़े बड़े लॉन्स बनाते हैं और उसमें बहुत ही पानी चूसने वाली घास लगाते हैं। भाई अब प्लीज़ दरख्तों का इजाफा करें अपने गार्डन्स में, अपने लॉन्स में।
आपके घर की खूबसूरती के फिसाट पे, एलिवेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और खूबसूरत लगेंगे। और आपको पता है अगर आप घरों की कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और उसके लिए आपको फील हो रहा है कि जी दरख्त निकालने पड़ेंगे, इतने खूबसूरत अब डिज़ाइन आते हैं घरों में जहाँ दरख्त को वो यूटिलाइज कर लेते हैं, मतलब वो घरों के बीच में ही आ जाते हैं। यू कैन कंस्ट्रक्ट अराउंड इट एज वेल। अच्छा जी, जल्दी से हमने अभी आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम इन दोनों पाकिस्तान के दौरे पर है और कल सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलियन वॉलीबॉल टीम को स्ट्रेट सेट में हरा दिया है और जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेजियम में खेला गया ये मैच। पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मेहमान टीम को 25-22, 25-22 और 25-20 से शिकस्त दे दी। बड़ा ही अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहले हम लोगों को बुलाएं मेहमानों को फिर हम उनको हराएं। मतलब इससे क्या खूबसूरत बात हो सकती है कि हम वी प्ले अगेंस्ट गुड टीम। में तो चले बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम भाई हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कोई ऐसी वैसी बात मेंशन करें ना, और भी जब स्पोर्ट्स हो तो हमें क्रिकेट की बात करने की जरूरत नहीं है। बट एनीवे जियो सुपर ये दिखा रहा है मैचेस एंड जियो सुपर ये सारे मैचेस आपको दिखा रहा है, सही एंटरटेनिंग है, पब्लिक भी है, बच्चे भी हैं, मतलब इट्स क्वाइट फन। अच्छा, हर समर हमने ये देखा है कि मारगलास जो हैं इस्लामाबाद में, उनमें जब बहुत गर्मी लगती है तो वहाँ आग लग जाती है। अब ये आग लगती है या लगाई जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। मारगला की पहाड़ियों पर कल दोबारा आग भड़क उठी जो देखते ही देखते 15 मकामात पर फैल भी गई। फायर ब्रिगेड समेत पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने भी आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया और इससे पहले मारगला की पहाड़ियों पर पीर को भी अचानक आग भड़क उठी थी। अब ये अचानक मतलब हो भी सकता है, गर्मियों में बहुत दुनिया में वाइल्ड फायर्स इसी चीज़ को कहते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि लगा भी दी जाती हैं, अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ से लकड़ी उठाने के लिए। नॉट सेइंग कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन होता है। शहरी भी परेशान नजर आए हैं, असल हकीकत क्या है हमारे साथी हैं हमारे साथ मौजूद। अयाज अकबर, यूसुफजई अयाज। अभी क्या मुकम्मल काबू पाया जा चुका है आग पर? जी अब्दुल्ला हुमा, बिल्कुल। अब तो आग पर रात लेट तक तो है उस पर काम होता रहा और काबू मुकम्मल पाया जा चुका है। उस दिन भी तकरीबन 2 दिन पहले भी काबू पा लिया गया था, लेकिन कल अचानक फिर जो है वो आग भड़क उठी थी। तो ये सिलसिला जो है ये जारी है। हमने माजी में भी देखा आग लगती रही, लेकिन इतनी इंटेंसिटी उसकी नहीं थी या इतना उसका फैलाव नहीं था। अब हमने कल जो इसका ट्रेंड देखा कि 15 से ज़्यादा मकामात पर डिफरेंट जगह पर, अगर आप शाह फैसल मस्जिद से लेकर और लास्ट आगे तक बरीमाम तक देखें तो पहाड़ी पे मुख्तलिफ पूरे इस्लामाबाद स्मोकी हो गया था। अभी मेरे अकब में आपको पहाड़ी नज़र आ रही होंगी, काफ़ी स्मोक अभी भी है, लेकिन अभी तक ताहाल आग उसमें नहीं लगी। अब जहाँ तक आपका था कि लगती है ये लगाई जाती है, तो इस हवाले से पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया जब आग नहीं बुझ रही थी, उन्होंने हेलीकॉप्टर भी दे दिए। उसके बाद कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस चीज़ का एक्शन लिया और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद रंधावा और IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी दोनों को कहा कि ये क्या मामला है, इसकी जाँच करें, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आप इतना भी ज़्यादा ड्राई नहीं है। मारगला पहाड़ियाँ बिल्कुल लश ग्रीन है और बिल्कुल लगती है आग, लेकिन अगर कोई ऐसी वहाँ पर जो वहाँ पर घास फूस हो, ज़्यादा ड्राई हो, तो उसका चांस ज़्यादा होता है। लेकिन हमने यहाँ पर अपने सोर्सेज से भी बात की है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाँव हैं, सैदपुर विलेज है, पीछे 4-5 और ऐसे गाँव हैं, वहाँ पर लोग क्योंकि वहाँ पर गैस नहीं है, तो वहाँ पर लोग लकड़ियाँ जो हैं वो जलाने के लिए इसी मारगला पहाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब उनको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं तो फिर वहाँ पर आग लगाई भी जाती है। तो ये भी एक आंसर है। इस पर हमारी कल डिटेल में बात हुई है, मुख्तलिफ लोगों से, वाइल्ड लाइफ वालों से भी, फॉरेस्ट के जो लोग हैं यहाँ पर उनसे भी बात हुई है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर लोग अमूमन आग लगाते हैं। अब आप हल्की सी जगह पर आग लगाएं तो, क्योंकि अभी भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, गर्म ज़रूर बट हवा चल रही है, तो वो फिर फैलती जाती है। जो हवा आती है उस जो आग का जो सिलसिले में कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है जब भी ये वाक़या होता है, या इस मरतबा की जाएगी कि आइडेंटिफाई किया जा सके? हमने देखा था ट्रेल्स पे, आपने कहा वो पेट्रोलिंग के लिए भी लोग मौजूद होते हैं कि कोई सिगरेट ना पी रहा हो, बड ना फेंक दे, उसकी वजह से भी आग भड़क उठती है। ये तो वो जगह लग रही हैं जो इतना ज्यादा ट्रेल्स वगैरह तो वहाँ नहीं होती, घना जंगल है, ये तो जरा और ज्यादा ऊपर लग रही हैं, है ना? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ ट्रेल्स हैं, ट्रेल 4 है, 5 है,
इसके साथ साथ ट्रेल 3 है, वहाँ पर तो कभी ऐसा वाक़या हमने नहीं देखा जहाँ पर लोगों का आना जाना हो। जो अब्दुल्ला ने कहा किसी ने सिगरेट फेंक दिया, किसी ने माचिस की तीली, वहाँ पर हमने इसका ट्रेंड बहुत कम देखा है। ये इसका ट्रेंड उन जगहों पे ज़्यादा है जहाँ पर एक्सेस लोगों की बहुत कम होती है जाने की, और वहाँ पे इस मरगला के अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से गाँव हैं, और ऐसे भी है कि 6, 7, 8, 10 घर जो है वो डिफरेंट जगहों पे होते हैं, फिर उसमें गैप है, फिर घर है। तो हमने इस दफ़ा ट्रेंड देखा जो सैदपुर विलेज है, जो मॉडर्न विलेज भी डिक्लेयर है, उसके बिल्कुल ऊपर जहाँ पर पहाड़ी शुरू होती है वहाँ पर भी आग लग गई, और वो आग इतनी शिद्दत की थी कि दूर से भी हमारे ऑफिस के ऊपर से भी जो है वो उसके शोले नज़र आने शुरू हो गए थे। फिर कल जो हमने देखा वो पीर सावा के साथ जो यहाँ दामने को के पास जो इलाके थे, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमने ट्रेंड देखा जहाँ पर आबादी है। इसका मतलब है कि कहीं इसके अंदर वो आंसर को हम जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये आग लगाई जाती है। इस पर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद ने एक टीम बनाई हुई है। अब आज से ये काम शुरू कर रही है, देखेंगे ये आग लगती क्यों है। और आज हमारी इतलात के मुताबिक इन्होंने कई लोगों को ऊपर जो है वो इस काम पर लगा भी दिया है कि चेक करें कि ये आग लगती है, ये लगाई जाती है। बट इस पे जो कल इसका फैलाव था और इसकी जो जगह ज़्यादा हम कुछ विजुअल्स भी दिखाना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं शक्करपड़ियाँ का क्या हाल है, क्योंकि वहाँ भी ऑब्वियसली बड़े फोलिएज है, ग्रीनरी है, अब उसको आप जंगल कहें या जो भी कहें, लेकिन वहाँ मामला ठीक होता है? हुमा वहाँ पे तो मामला ठीक होता है। अब आपने ये बात जिक्र की तो कल आपको पता है 2 जगह पे और भी आग लगी। एक फैसल मस्जिद के बिल्कुल पहले जो वहाँ पर बुशेस है, झाड़ियाँ, उसमें भी आग लो और बड़ी इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा थी, जो सेकंड्स के अंदर बहुत फैली। फिर फायर ब्रिगेड को आना पड़ा। फिर एक यहाँ पर चक शहजाद के पास पार्क रोड के ऊपर एक CDA की वहाँ पर एक कॉलोनी है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आग कल का फैलाव देखा। तो कल हमने इस्लामाबाद में अपार्ट फ्राम मरगला हिल्स हमने 4-5 जगह पे और भी इस ट्रेंड को देखा है। मतलब इसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड के इस्लामाबाद में एक दिन में 15 मकामात पे आग लगने के वाक़यात हुए हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह आप बता रहे हैं, मतलब फैसल मस्जिद के आसपास वो तो बड़ी, वहाँ तो लोग जाते रहते हैं। चलिए जी, थैंक यू यास, एंड वी हैव टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ। थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। भाई कल छुट्टी तो थी, लेकिन कल सियासी मंजरनामे पे ये तब्दीली आई कि नवाज शरीफ दोबारा अपनी पार्टी के सदर बन गए हैं। इजलास में शरीक लीगी कारकुनों की खुशी देखने वाली थी सर्टनली। मियाँ साहब भी बड़े मसरूर दिखाई दे रहे थे, एज़ इन खुश। खिताब के दौरान वो उन लोगों को शर्म दिलाते रहे जिन्होंने उन्हें वजारत उज़्मा के साथ पार्टी सदारत से भी हटाया, पार्टी को नुकसान पहुँचाया। नवाज शरीफ ने आज के सबसे बड़े सियासी हरीफ इमरान खान पर भी ताक ताक कर वार किए। इनको खुशी मनाने नहीं दें। आपने खुशी मनानी है, इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ आज दोबारा अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग का सदर बना है। आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। ये वो लोग हैं, ये 4-5 लोगों ने आपके मैंडेट को तबाह बर्बाद किया। आपने हमारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया और उस वक्त आपने झूठे केसेस में हमें मुलव्विस किया। 150 पेशियां मैंने भुगती, 150 पेशियां मरियम ने भुगती और हमें सजाएं, झूठी सजाएं दे दी आपने। आज इमरान खान के खिलाफ सच्चे केसेस हैं। कौन सा ऐसा केस है जो गलत है, जो झूठ है? आपने तो पाकिस्तान की सियासत ही इनके कंधों पर बैठ के शुरू की है। अच्छा जी, ख्यास आराइयाँ हो रही थी कि नवाज शरीफ आज शायद कोई नया बयानिया देंगे, ऐसा बयानिया जो पार्टी के लागर और कमज़ोर जिस्म में कुछ जान डाल सकेगा, इमरान खान के बयानिया का तोड़ कर सकेगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और उनका खिताब माजी की कामयाबियों और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के गिर्द ही घूमता रहा। मुस्तकबिल के सियासी मकासद पर मियाँ साहब खामोश रहे, मगर 1.5-2 साल बाद अच्छे हालात की नवीद ज़रूर सुनाई। महंगाई कम हो रही है। शहबाज शरीफ साहब आपको भी मुबारक हो, मरियम को भी मुबारक हो,
आपकी हुकूमतों को भी मुबारक हो, आपके सब साथियों को मुबारक हो। इंशाअल्लाह ये समझ लें शहबाज साहब, ये समझें अल्लाह आपका, अल्लाह मरियम का हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह बरकत डाल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हिम्मत करें। ये शायद 1.5-2 साल ज़रा मुश्किल के होंगे, आप मेहनत करके आप इस वक्त को गुजारें। अगले 3 बरस इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर खुशहालियों की तरफ लौटेगा। नवाज शरीफ से ज़्यादा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जारहाना नजर आए। बानी PTI तो उनका निशाना तय ही, मगर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के बारे में हमेशा मोहतात गुफ्तगू करने में मशहूर शहबाज शरीफ ने कल नाम लिए बगैर कुछ हाजिर सर्विस जजेस के किरदार पर डायरेक्ट वार किए कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम ख़त्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। अच्छा, बड़े जोश से बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन सवाल भी है क्योंकि नवाज शरीफ को पार्टी सदर की कुर्सी वापस तो मिल गई, मगर सवाल ये हो रहा है कि पार्टी के फैसले तो पहले भी नवाज शरीफ ही करते थे। अब ऐसे क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली, तो ऐसी क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे जिससे पार्टी की कोई साख जो है वो बहाल हो सके। खास तौर पर अपनी हुकूमत होते हुए इमरान खान का सियासी मुकाबला करना नवाज शरीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो अब यही हम ज़रा बात करते हैं। इससे पहले भी यही फैसले कर रहे थे पार्टी के बानी के तौर पर, अब सदर बन गए हैं, चलें ठीक है। इनके भाई वज़ीर आज़म हैं, इनकी बेटी वज़ीर आला हैं, बड़ी विन विन सिचुएशन में है अगर मतलब अच्छा जी। अभी हम फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ़खर, मतलब एक महाज जो चल रहा है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, वलीद इकबाल साहब रहनुमा PTI भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फ़खर, सबसे पहले आप ही से सवाल तो आपने वैसे कर ही लिया, और फ़खर साथ ये बता दें कि क्या डिफरेंस हम एक्सपेक्ट करें। पहले भी तो सारे फैसले नवाज शरीफ ही कर रहे थे। जी बिल्कुल हुमा, देखें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे पार्टी का सदर जो उन्होंने मुंतखब किया है या बिला मुकाबला वो मुंतखब हुए हैं, वो ये है कि जब ये वजीर आजम के उम्मीदवार थे और उसके बाद नहीं बने वजीर आजम, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो काफी हद तक डिजेक्टेड हो चुका था कि शायद नवाज शरीफ की अब सियासत खत्म हो गई है, वो सियासत से रिटायर हो गए हैं। अब जो है इनको बाकायदा तौर पर पार्टी का सदर का ओहदा देना, और अगर ये फिर उसको एक्टिवली करते हैं, पूरे मुल्क भर में दौरे करते हैं, जलसे और जलूस और रैलीज करते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है इसका काफी फायदा होगा। लेकिन जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में भी बताया है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नवाज शरीफ कोई नया बयानिया लेके आएंगे, इमरान खान के बयानिए का तोड़ लेके आएंगे, वो ऐसा नहीं किया। उन्होंने माजी को ही, जो माजी में उनके साथ ज्यादतियां की गई हैं, उसी को ही दोहराया है। मेरा ख्याल है अगर ये माजी में ही रहेंगे तो शायद फिर ये इमरान खान का बयानिए के उसमें कभी भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इमरान खान बयानिए की दौड़ में काफी आगे जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून को आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देनी होगी, जो यंग जनरेशन है उसको इन्हें वो करना होगा दोबारा से। उसके साथ साथ जो एक तो इनका हमेशा से अर्बन एरियाज में है फोकस होता था, रूरल एरिया छोटे शहरों की तरफ इनका ज्यादा फोकस मुस्लिम लीग नून का नहीं होता था। इनको अब ये भी करना होगा कि अगर ये वाकई जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे इमरान खान के बयानिए का इन्होंने मुकाबला करना है या इमरान खान का मुकाबला करना है,
तो इन्हें फिर छोटे शहरों की तरफ भी तवज्जो देनी होगी। हमने देखा है लाहौर हो, रावलपिंडी हो, गुजरांवाला हो, ये जितने बड़े शहर थे, कोई उस तरह खातिर खा मुस्लिम लीग नून को नताइज नहीं मिले। चलिए बयानिया तो कोई ना हो या तो परफॉर्मेंस ऐसी हो और फ्यूचर ऐसा नौजवानों को नज़र आ रहा हो कि भाई उन्हें अपनी भलाई बयानिए से ज़्यादा परफॉर्मेंस में नज़र आए, तो मे बी इनके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है, अदरवाइज़ पता नहीं क्या होगा। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब, ज़ाहिर है आपकी पार्टी के मसाइल अपनी जगह वहीं बरकरार हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ से ये सोच पनपती है कि पहले किसी और को शेख मुजीब से तशबीह दे के उन्हें गद्दार तसव्वुर करके ताने दिए जाते थे, फिर अपने ही लीडर को शेख मुजीब करार देकर कहा जाता है कि ये देखिए सुकूत ढाका जब हुआ था तो ऐसे ही हालात थे, फिर उसकी आपके पार्टी चेयरमैन को तस्दीक करनी पड़ती है या उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। हु इज़ रनिंग द शो ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स? लेकिन जी उसकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है, जो 1971 से मुमासलत की जाती है आज की। जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने तो सिर्फ इतना ही वाज़ेह किया कि जी वो किसी के साथ हमारी जंग नहीं है, लेकिन हम एक पॉलिटिकल जो है कंपैरिजन वो ज़रूर कर रहे हैं, और वो पॉलिटिकल कंपैरिजन जो इस तारीख को जानते हैं वो उनके लिए बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। मैं दोहरा देता हूँ कि 1966 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने एक 6 नुकात का फार्मूला पेश किया जो कि महज खुद मुख्तारी के बारे में था, ताकि दोनों विंग्स के अंदर पैरिटी आए और एक उनको जो क्योंकि 2 विंग्स हमारे मुल्क के थे, ना सिर्फ उनमें मसावी जो है सिलसिला हो, बल्कि उनमें अपने अपने जो है मुआशी और सियासी मामलात और इंतज़ामी मामलात को चलाने में खुद मुख्तारी हो, वफाक पार्लिमानी वफाकी निज़ाम के अंदर रहते हुए। ये उनका पहला नुक्ता था। 1966 से इस प्लान के ऊपर वो बहुत मकबूल हुए, और उसकी वजह से फिर जब 1970 में इलेक्शन हुआ तो उनको वाज़े अक्सरियत मिली। सबसे बड़ी जमात के तौर पे पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर के तौर पे वो सामने आए, और बजाय कि उनके मैंडेट का एहतराम किया जाता, उस पर अमल दरामद किया जाता, मुल्क पर और उन पर जंग मुसल्लत कर दी गई, और फिर जो हुआ, जो अफसोसनाक नतीजा सामने आया वो सब। देखिए महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का अब आप लोग हवाला दे रहे हैं, 2018 से पहले क्या इतना इदराक नहीं था या इतनी स्टडी नहीं थी या इतनी रिसर्च नहीं थी आपके बानी चेयरमैन की कि वो मियां नवाज शरीफ को ताना देते थे कि ये देखिए एक और शेख मुजीब बन गया है? ये ऑन रिकॉर्ड है। जी बहरहाल जी वो उस के मुताबिक जो है उस वक्त के मुताबिक कोई ऐसी बात होगी, बिकॉज शेख मुजीबुर रहमान का ये था कि जब उनको दीवार से लगाया गया, फिर वो एक अलहदगी पसंद, और उस ज़ाहिर है फिर वो जब जंग हुई और फिर दुश्मन ने भी उसमें सारा के जो है करके पाकिस्तान को डिसमेंबर किया, वो सारा तो फिर बाद में हुआ। लेकिन अगर मैंडेट का एहतराम हो जाता तो सारी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन ये जो अब कल की सीना जोरी है मियां नवाज शरीफ की, ये तो हमारे पार्टी का आपने हैंड आउट भी देखा होगा कि ये लंदन मंसूबे के तहत दरामद शुदा भगौड़े का खिताब था, जिस खिताब की आपने जो है क्लिप्स भी दिखाई हैं। और ये जो जाती उमरा के डॉन हैं, इन्होंने अपने दरबारियों से बिला मुकाबला मुंतखब होकर असल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इम्तिहान में डाल दिया है। क्योंकि जब हमारा केस जो है, जो सिंबल का या इंतखाबी निशान का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था, तो ये सवाल बार बार उठ रहा था कि जी ये बिला मुकाबला किस तरह हो गए, बिला मुकाबला क्यों हो गए, प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए। तो आप देखते हैं ना जी कि पीटीआई तो निशाने पे आई हुई थी हर इदारे के, अब पीएमएलएन जो है वो इनके निशाने पे आती है या नहीं। और ये भी मेरे ख्याल में बात मैं समझता हूँ कहनी चाहिए कि ये जो इनके बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद जो है ना, ये मैं इस तारे के तौर पे हम ये भी कहेंगे कि ये शाराए दस्तूर पर अंधों और बैरों और गूंगों का जो है मार्च पास्ट वो जो है अब जारी है, और ये एक शख्सी आमरीत की अक्कासी है। ये देख लें अपने क़याम के 30 साल बाद भी ये जो नून लीग है उसकी हैसियत जो है वो शरीफ ख़ानदान की ज़ाती जागीर और उनकी औलाद के लिए विरासत पद से बढ़कर और कुछ नहीं है। यही सारी बुनियादी बात है। हमारी शख्सी सियासत तो हमारे यहाँ अक्रॉस द कंट्री है, मतलब आप अपनी ही पार्टी देख लें, इट इज़ ऑल बट इमरान खान। जी
मैं देख रहा हूं अपनी पार्टी को, ठीक है जी, बिल्कुल। ये वैसे सब कॉन्टिनेंट में ये बात जरूर है कि इंडिविजुअल लीडरशिप जो है वो एक ब्रांड की तरह से उसको वोटर्स ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी के आप मुआवजा करें PMLN का और PTI का, तो आप मुझे बताइए कि किस अहम ओहदे के ऊपर इमरान खान साहब का कौन सा रिश्तेदार जो है वो फायज है। गवर्नमेंट के दौरान भी उनकी और अभी भी पार्टी के अंदर जितने अहम ओहदे हैं, जितनी बार हमको इंतखाब कराना पड़ा है, और इमरान खान साहब जो अभी कैद में हैं, कौन सा उनका रिश्तेदार है जो चेयरमैन है। अच्छा, अब इसी पे फखर से बात करनी है। रिश्तेदारों वाली बात मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, क्योंकि फखर कल उमर चीमा थे हमारे साथ, और उमर चीमा हमें ये कह रहे थे कि पार्टी के अंदर तो फैसले इमरान खान करते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए फैसले उनकी मुर्शद के होते हैं। एंड कल उमर चीमा ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि उनकी जो अहलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं खान साहब को, बी इट एनी डिसीजन। सो आपके पास भी कुछ ऐसी ही सोर्सेज से खबरें पहुंचती हैं? क्या है डायनामिक्स विद इन PTI डिसीजन मेकिंग की? नहीं जी, मेरे पास नहीं, मैं वलीद साहब आपके पास नहीं कह रहा, मैं फखर से जान रहा हूँ। आप तो सर्टनली डिनाई करेंगे इसको। जी अब्दुल्ला, देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि बुशरा बीबी का काफी रोल होता है। जो भी इमरान खान की डिसीजन मेकिंग होती है उसमें इमरान खान एक काफी हद तक उनसे ना सिर्फ कंसल्ट करते हैं, बल्कि पब्लिकली भी उन्होंने इसको ऑन किया हुआ है और बारहा किया हुआ है। इवन सिर्फ यही नहीं कि जो डिसीजन मेकिंग है, बल्कि वो बुशरा बीबी के हवाले से इस हद तक टची है कि अगर आप उनके रिसेंटली 1-2 मंथ के जो है वो ट्वीट्स भी पढ़ लें, तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली, जब बुशरा बीबी का ये जो हार्पिक देने के हवाले से वो किया गया, एक इंकशाफ हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्टली आर्मी चीफ के ऊपर इल्जामात लगा दिए थे कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जो है वो आर्मी चीफ होंगे। बाकायदा नाम लेके अभी तक ट्वीट्स जो है वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे हैं। तो बुशरा बीबी नो डाउट इमरान खान की जो पॉलिटिकल ये डिसीजन मेकिंग हो या ओवरऑल जो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और उसका बारहा ना सिर्फ वो इन पर्सन उन्होंने उसका तस्करा किया हुआ है, बल्कि हमें नजर भी आता है उनके एक्शन से भी कि बुशरा बीबी काफी हद तक जो एक्टिव है जो डिसीजन मेकिंग है। पॉलिटिकल वैसे तो टची होना भी चाहिए किसी भी शौहर को अपनी बीवी के मामले में। हाँ, बट फिर ये नहीं कह सकते ना कि वो पॉलिटिकल उनकी कोई से नहीं है, बिकॉज़ वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में भी है। कमिंग बैक टू दैट ट्वीट जिसमें बात हो रही थी, वलीद साहब, ऐसा क्यों होता है कि खान साहब की तरफ से कोई ट्वीट आती है तो उसको बहुत सोर्सेज से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है? मतलब इतने उसके वर्जन्स हो जाते हैं, उसको कभी निगेट किया जाता है कि नहीं खान साहब एक्चुअली ये नहीं कह रहे थे, उनके कहने का ये मतलब था। पता नहीं है कि उनका ट्विटर कौन चला रहा है। कल पार्टी चेयरमैन जो गौहर हैं उनका भी ये कहना था कि नहीं ये ट्वीट जो थी ये तो पॉलिटिकल थी, इसमें कोई क्रिटिसिज्म ऑफ द मिलिट्री नहीं थी, हालांकि ट्वीट जो है वो काफ़ी क्लियर है। उसके बाद आयरॉनिकली अलवी साहब से जब रिपोर्टर्स की बात हुई तो अलवी साहब फिर इस बात पे आ गए कि जी मिलिट्री का रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टेक होल्डर तो वही है, तो बात तो उधर ही होनी चाहिए। मतलब ये कंफ्यूजन क्यों होती है? मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं 1-2 जुमले ज़रूर पिछले मौजू के बारे में कहना चाहता हूं, जो भी आपने अभी फ़खर साहब से भी बात की। देखें जी, मैं जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, जो उनकी ज़ौजा हैं, उनका सियासी मामलात के अंदर जो है कोई ना कभी वो किसी, जिस तरह एक ज़माने में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म होती थी तो ज़रदारी साहब जिस तरह काबीना की मीटिंगों में आके बैठ जाया करते थे अहम फैसलों के अंदर और इस तरह की चीज़ों में, इमरान खान साहब की ज़ौजा ने कभी किसी चीज़ में इस तरह से इंटरफेयर नहीं किया। खास मतलब आप अब वो ज़माने वैसे वलीद साहब रहे नहीं कि आपको ज़रूरत पड़े कि आप आके किसी मीटिंग में बैठे। वैसे भी बता दूं, मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, जो बहुत अहम जो एक फैसला था दौरे हुकूमत का इमरान खान साहब की, जिसकी दुनिया भर में पजीराई भी हुई थी, वो कोविड के ज़माने में स्मार्ट लॉकडाउन का था, और वो उनका ज़ाती फैसला था जिसके ऊपर बहुत सी अपोजिशन की पार्टीज ने तनकीद भी की, लेकिन वो पॉलिसी जो है वो बहुत मुफीद साबित हुई, क्योंकि वो जानते थे कि मुकम्मल लॉकडाउन से जो है गरीब तबके के ऊपर जो डेली वेजर्स हैं उन पे जो है बहुत मनफी जो है और बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन वैसे रोज़मर्रा के मामलात में भी और इंसान की ज़िंदगी में जो फैसले होते हैं, लोगों की जो शरीकाए हयात होते हैं, वो उसमें किरदार कोई अदा करें भी तो उसमें कोई ऐब नहीं है। मैं खुद इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मिसाल ले लें कि मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो वो सारी
क्रेडिट अपनी ज़िंदगी का, अपनी अचीवमेंट्स का मेरी वालदा मोहतरमा जस्टिस नासरा इकबाल को देते हैं, और बार बार देते हैं। बल्कि जब वो हयात थे तो उनको ख़वातीन आकर कहा करती थी कि डॉक्टर साहब आपका हाथ चूमना चाहते हैं हम, कि किस तरह आपने अपनी बेगम को दाद दी है और किस तरह आप इतराफ़ करते हैं कि आपकी, और कहते हैं वैसे अंग्रेजी का मकूला भी है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज एन अकम्प्लिश्ड वुमन। सो कोई इसमें, और आपकी वालदा certainly accomplished हैं थी, और वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है, मतलब उनकी अकम्पलिशमेंट पूरी दुनिया के सामने है। फ़खर, ये बताइएगा अब आप हमें कि चलिए जी सदर बन गए मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अब्दुल्ला, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर तो इन्होंने वाकई इमरान खान का मुकाबला करना है, खासतौर पे बयानिए की फील्ड में, और इमरान खान को आगे चैलेंज करना है, तो उसके लिए इनको कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लानी होगी। जो नौजवान हैं उनको इंगेज करना होगा, लेकिन अभी तक नजर नहीं आया। खासतौर पे अभी भी देखें जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके जितने भी कंपेनियंस हैं वो तमाम तर वो पुराने 70-80 ईयर्स वाले ही हैं। तो इनको और अदलिया वर्सेस हुकूमत का जो महाज है जिस पे कल वजीर आजम ने भी इज़हार ख्याल किया, वो भी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो इंकशाफ किया है, मैं समझता हूँ कि वो जिस ओहदे के ऊपर है प्राइम मिनिस्टर के, ये ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो ज़रूरी कोई ना कोई जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। जो इन्होंने कल कहा है कि ये दिन रात इस सोच में रहते हैं कि, और ये आपस में मशवरा करते हैं कि इमरान खान को कैसे जो है इसमें रिलीफ दिया जाए मुकदमात में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब, आपने शुरू में भी कहा कि वो बड़े इस हवाले से अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़े मोहतात होते हैं। ठीक है ना, हुकूमत के अदलिया के साथ ऐसा लगता है कि कोई मतलब वहाँ भी जरा रिफ्ट ही है, और एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की रिफ्ट भी सबके सामने ही है, वो भी उरूज पर है, उसमें भी कुछ कमी नहीं आ रही है। अच्छा, वैसे कल शहबाज शरीफ को जब हम सुन रहे थे तो वो लग रहा था कि जैसे वो, थैंक यू वलीद साहब, थैंक यू फखर, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। साहब कल मुल्क के वजीर आजम नहीं लग रहे थे, वो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के जैसे वर्कर्स होते हैं उस तरह उनकी टोन। अच्छा जी, अभी लाहौर चलेंगे उमा जी, और अच्छा ये लाहौर में क्या मैं कहूँ, ये अजीबोगरीब, वैसे ये नई बात नहीं है क्योंकि हम इस किस्म के किस्से सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं कि लाहौर में गन पॉइंट पर न्यू लेवल अनलॉक हुआ है। जानवर छीनने के वाकयात ने शहरियों को परेशान कर दिया है, और जानवरों को डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस के लिए भी चैलेंज बना हुआ है। बकरे जो है वो छीनने की एक वारदात समनाबाद रसूल पार्क में हुई है, और सोशल मीडिया पर ऑफ कोर्स आपको पता है बड़ी जल्दी ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं। समनाबाद में नोटोरियस है जानवर चोरी या डाके डाले जाने के लिए, मतलब मेरी खाला रहती हैं और बचपन से वहीं रहती हैं। लाहौर कभी ना कभी उनका टांका कुछ समनाबाद से, क्योंकि मेरे नाना भी वहीं रहते थे। एंड मुतअद्दिद दफा, मेरा ख्याल है 1 से ज़ायद मर्तबा उनका जानवर उनके घर के अंदर से चोरी हुआ है। So it is a common practice in some anyway, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं बहुत वायरल हुई, और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सफ़ेद रंग की एक गाड़ी है, 3 जो बंदे हैं उसमें उतरते हैं, और एक मुलजिम जो है वो बकरे के मालिक जो नौजवान को असले की जोर पर उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लेता है। का मोबाइल नहीं, अब इतना कुछ क्या ले रहे हो, कुछ और तो बकरे ने रेजिस्ट करने की कोशिश की है। जो है वो बकरे को गाड़ी में डाल रहे हैं, प्रॉपर गाड़ी है, नंबर प्लेट नजर आ रही है, मेरा कौन ओनर है, और बकरा डिड नॉट वांट टू बी इन द कार, उसे रेजिस्टेंस दिखाई, शर्म ही नहीं आती जो है वो दर्ज करके। बाय द वे, ये जो बकरा आप ले गए तो आपको क्या लगता है कि कुर्बानी बनती है? आपने चोरी की है। नहीं हुमा, ये बेचेंगे। दूसरी वारदात लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी में हुई है, जहां 2 डाकुओं शहरी से बकरा छीनने के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो रहे थे। 15 पर कॉल मौसूल होने पर डॉल्फिन पुलिस फिर हरकत में आई, और अटारी बाजार में अनाड़ी डाकू ने अटारी बाजार में एक डाकू को गिरफ्तार करके बकरा उससे बरामद किया है। पुलिस का कहना था कि बकरा छीनने में मुलव्विस दूसरा डाकू तंग गलियों का फायदा उठाते हुए वहां से भाग गया, और कब्जे से मिलने वाली मोटरसाइकिल डकैती के मुकदमे में पुलिस को मतलूब भी थी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद फराज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद फराज, अब हर साल ही हम कोई ना कोई ऐसी कहानी तो सुन ही रहे होते हैं, लेकिन इस बार लगता है मामला जरा सीरियस हो गया है, तो कुछ अलग हो रहा है इस दफा, कुछ एक्सप्लेन करें व्हाट्स गोइंग ऑन। जी बिल्कुल जी, मवेशी चोरी की जो वाक़यात हैं वो मामूल हैं, वो जो चोरी के वाक़यात हैं वो होते रहते हैं, और पंजाब में सालाना हज़ारों मुकदमात दर्ज किए जाते हैं सिर्फ मवेशी चोरी के। ये नहीं कि सिर्फ ईद का मौका है, ईद उल अज़हा के मौके पर ये सिर्फ बकरे जो हैं उनकी चोरी की वारदातें होती हैं, बल्कि ये मवेशी चोरी की वारदातें जो हैं ये सारा साल ही होती हैं, और इसी वजह से जो है तमाम
इज़ला के जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि ख़ास तौर पे ये जो वाक़यात होते हैं ये भैंसों के चोरी होने के वाक़यात होते हैं, लेकिन ये कुछ 2 दिन से जो आप वाक़यात सुन रहे हैं ये बकरों की चोरी के या उनकी स्नैचिंग के, तो ये जो लाहौर में एक वाक़या हुआ है ये अपनी नौइयत का एक अलग वाक़या है। चोरी के वाक़यात मामूल हैं, वो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह दिन दिहाड़े एक गाड़ी में इस तरह का जो है वारदात होना और मुल्ज़मान का विद वेपन आकर किसी शहरी से गन पॉइंट पर बकरे छीन कर फ़रार हो जाना, ये वाकई एक अनोखा वाक़या था और इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें बता दूं कि जिस गाड़ी में ये वारदात हुई, जिस गाड़ी का पता चल गया है, ये गाड़ी जो है ये जब डाकू ने ये जब वारदात की तो वारदात के बाद उन्होंने ये गाड़ी जो है वो शेरा कोट के इलाके में छोड़ दी है और शेरा कोट से ही अली रज़ा नामी की ये गाड़ी थी जिसको उन्होंने 26 तारीख को चोरी किया था और कल ये वारदात की थी और वारदात के बाद फिर ये गाड़ी छोड़कर वहाँ से फ़रार हो गए। तो मवेशी चोरी के वाक़यात एक मामूल हैं, लेकिन ये जो डकैती का वाक़या था ये एक अनोखा वाक़या था और जिसका मुकदमा जो है वो डकैती की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। अच्छा, तो यानी पहले उन्होंने गाड़ी चोरी की इसी प्लान के साथ, बड़ा ठीक-ठाक प्लान था। अच्छा, बकरे सस्ते, गाड़ी छोड़ दी चोरी करने में कामयाब होने के बाद, हाँ, लेकिन बकरे ले गए। था ना वो गाड़ी बेचना मुश्किल है, बकरा बेचना आसान है, उसके नंबर प्लेट करने वालों को ये तो बताएं प्लीज, जरा हमें भी इन्फॉर्म करें कि ऐसे मामलात में किस तरह का केस बनता है और कितनी सजा हो सकती है और पुलिस के हाथ कोई ऐसा डाकू लगे तो उसके साथ सलूक क्या होता है, मतलब ये आगे बात कैसे बढ़ती है? बहुत ही अहम सवाल किया आपने। देखें इसमें जो है ये जो एक वाक़या जो लाहौर में हुआ है इसका तो चले माने जी 392 का यानी कि डकैती का 392 का मुकदमा दर्ज हो गया, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन ज़्यादातर जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं वो 380, 81, 82 के दर्ज किए जाते हैं, ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं, चोरी के मुकदमा दर्ज होते हैं और चोरी के मुकदमात में इन चोरों की, इन मुल्ज़मान की बासानी उनकी ज़मानतें हो जाती हैं और ज़मानतों के बाद होता क्या है, ज़मानतें तो उनकी हो जाती हैं लेकिन वो फिर एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर वारदातें करते हैं, वहाँ छोड़कर कहीं और जाकर वारदातें कर लेते हैं। तो ये जो बकरे चोरी करते हैं या जो मवेशी चोरी करते हैं उन मुल्ज़मान की ज़मानत आसानी से हो जाती है, क्योंकि एक हमारे कानून में एक शिक मौजूद है कि चोरी की जो दफ़ा है वो 380, 81, 82 क्योंकि विदाउट वेपन होती है वो, तो उसमें ज़मानत मिल जाती है मुल्ज़िम को। लेकिन जबकि जो डकैती के मुकदमात हैं अगर वो गन पॉइंट पर बकरे छीन रहे हैं या कोई भी वारदात कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी उनको 5 या 6 माह लग जाते हैं उनकी ज़मानत होते होते। तो ज़्यादातर जो है वो आपकी बात दुरुस्त है कि इन मुकदमात में इन मुल्ज़मान को ज़मानतें मिल जाती हैं। थैंक यू। लेकिन जिस तरह कि आपने पहले कहा था ना कि एक और लेवल अनलॉक हुआ है, जिस तरह कंप्यूटर गेम्स वगैरह में होता है कि गन पॉइंट पे बकरे उठाए जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या हल किया है, कुछ चिप लगा दें, कोई एयर टैग बांधें बकरों के साथ, क्या करें और बकरे छोड़ दें और फिर उनसे पकड़े जाएं डाकू। हाँ, मूवी बन सकती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हुई है मगर ये ऐसा क्यों हुआ है, ये तो हमारा सवाल है, क्योंकि आटे और मैदे की कीमतों में बड़ी कमी के बाद मुल्क भर में रोटी की कीमत तो कम हुई है। अब्दुल्ला, हुई है? आपने वैसे देखा है कराची में? मगर आटे या मैदे से बनने वाली बेकरी मसनूआत की कीमतें, बिल्कुल आटे की रोटी की कीमतें कम हुई हैं, बेकरी वही है, बेकरी आइटम्स वही हैं, कहना यही था। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया मगर ये काफ़ी नहीं है, हुकाम को फैसले पर अमल दरामद कर। डबल रोटी कम हुई है वैसे कि नहीं हुई है, ये भी एक अहम सवाल है। पंजाब हुकूमत इस बारे में कोशिश करती नजर आ रही है। इत्तलात मिल रही है कि बेकरी मालिकान फिलहाल छोटी डबल रोटी, बन और पापे की कीमतों में कमी पर रजामंद, पापे मतलब रस्क, मगर मुख्तलिफ ब्रांड्स की डबल रोटी में कोई कमी नहीं देखी गई है और जो ब्रांडेड डबल रोटियाँ होती हैं ना उनमें कोई कमी नहीं देखी जा रही है। ज़ाहिर है पीछे से जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ डबल रोटियाँ बना रही हैं वो कीमतें कम करेंगी तो आगे रिटेल प्राइस कम होगी। कराची में भी बेकरी आइटम्स में कीमतों का कमी का नोटिफिकेशन तो आया मगर उसके आगे बात बज़ाहिर नहीं जाती। नोटिफिकेशन आना इज नॉट अ बिग डील, वो तो हमारे दिन 2-4 निकाल ही देते होते हैं। हाँ, वो तो कोई मैं इधर बैठ के कह दूं, लेकिन कीमतें कम करो, वो ऑन द ग्राउंड ट्रांसलेट होता है कि नहीं। ऑन अनदर नोट, और बिल्कुल ये फुट नोट है, उसके बाद हम काम की बात पे आ जाएंगे। वापस तो आए हम पे कि मुझे कराची आके पता चला था कि पापे क्या होता है।
मैंने आपको पता है क्या, मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है बिकॉज द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज नॉट अवेयर के रस को पापे। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, बिकॉज वाकई कोई पंजाब में या केपी में बैठा हमें देख रहा होगा तो कहेगा पापे, व्हाट्स पापे? पापे इज रस। तो अब आगे चलते हैं, ये बात थी। अच्छा जी, रियाज आंडी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से और वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ की बेकरी आइटम्स किस भाव मिल रही हैं। बिला गंदम सस्ती हुई है तो उसके बाद शहर में आटा भी कम हुआ है। चक्की का आटा जो शहर में 160 रुपये बिकता था वो अब 120 रुपये में बिकने शुरू हो गया है। यही हाल 2.5 नंबर और फाइन आटे का भी है। लेकिन बात यह है कि क्या आटे के साथ बेकरी के आइटम जो है वो भी सस्ते हुए हैं, ये जानने के लिए हम बाजार निकले। रेट कम हुए इनके कुछ? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई कम नहीं हुआ। जिस तरह गंदम के प्राइस वगैरह कमी है उस हिसाब से कोई कमी नहीं है। राइट, यानी ब्रेड ये जो बन वगैरह है वो सब उसी कीमत? हाँ, सब उसी कीमत पे जो पहले चल रही थी। तभी आपने पूछा उनसे कि क्यों है ऐसा? भाई उनसे बोले कंपनी के मैं ऑनर करते ही नहीं है और उनके पास कोई वजह ही नहीं है ना। आटा सस्ता हो गया, बेकरी आइटम क्यों सस्ते नहीं हुए, ये जानने के लिए हम एक बेकरी भट्टी के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गैस इस कदर महंगी हो चुकी है कि अब इन्होंने अपने आप को लकड़ी पे मुंतकिल किया है। इनिशियली 70 रुपये मन थी वो लकड़ी, अब वो 1200 रुपये हो गई है। तो जो कन्वर्जन है आटे से बेकरी आइटम्स की तरफ, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और उसकी वजह से आटा कम होने के बावजूद बेकरी आइटम अभी सस्ते नहीं है। ज़रा टेंशन हो रही है बेकरी आइटम्स खाते हुए, क्योंकि आपने वो जगह देख ली है। हाँ, मतलब किस माहौल में ये तैयार की जा रही है। What did you think कि किधर हो रहे थे? Anyway, ना इसका जवाब ना दीजिएगा। इस्लामाबाद हम जा रहे हैं, मरियम नवाज हमें इस्लामाबाद से बता रही है कि वहाँ क्या हालात हैं। जी, इस्लामाबाद में आटे की तरह जो मैदा है उनकी कीमतों में वाज़ेह कमी आने के बाद अब बेकरी आइटम्स की कीमतों में भी कमी आ रही है। जो होलसेलर्स की बेकरीज हैं इस्लामाबाद में, उनमें ब्रेड और बिस्किट्स और दीगर जो अशिया हैं बेकरी आइटम्स, उनकी कीमतों में 20-30 रुपये का फ़र्क अभी तक आया है। और दुकानदारों का ये कहना है कि अगर गैस जैसे दीगर जो चीज़ें हैं जो कि इन तमाम तर चीज़ों की बनावट में इस्तेमाल होती हैं, अगर उनकी कीमतों में भी कमी आ जाए और गैस की फराहमी बिला तात्तुल हो तो मज़ीद कीमतों में कमी आ सकती है। लेकिन जो आम मार्केट्स हैं, जैसे आम बेकरीज हैं, उनके अंदर अभी कीमतें उसी तरह हैं जैसे पहले थी और अभी उनमें कमी नहीं आ सकी। और यह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने देखना है कि आटे के हिसाब से जो बेकरी आइटम्स हैं उनकी कीमतों में भी कमी ला जाए, ताकि शहरी जो हैं वो होलसेलर्स के अलावा आम मार्केट से भी ख़रीदारी कर सके। तो होलसेलर्स में अभी इस्लामाबाद की हद तक कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है बेकरी आइटम्स की। ये मुझे अच्छी लगी है बेकरी। तो दोबारा दिखाएं बेकरी। बेकरी ऐसी होनी चाहिए ना, साफ बेकरी वाले बिस्किट। अब ये डबल रोटियां बने कहाँ थे ये हमें नहीं पता। ये हमें नहीं पता ना, ये मैंने दिखाया तो थोड़ा सा बनने के बाद तो डिस्प्ले अच्छा होता है। यहाँ के पापे देखें, रस हैं भाई। Do not go to a bakery in Islamabad and ask for pape. They will not know. They will ask you back what is pape. They will be offended. हाँ, वो कहेंगे why are you talking to me like that? My father. बाप का नाम क्यों लिया है? शाह उमर कोयटा से बता रहे हैं। देखिए, कोयटा शहर में जो आटे की कीमत है उसमें नुमाया कमी देखी गई है। पहले 2900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था 20 किलो आटे का तेला, अभी 2100 रुपये तक पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बेकरी के आइटम्स हैं, जो आटे से जो मैदा तैयार होता है उससे फिर जो आइटम्स बनाए जाते हैं, उनकी कीमतों में कमी होता नज़र नहीं आ रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़ी वाली छोटी वाली जो ब्रेड है वो 140 रुपये में पहले भी फ़रोख्त हो रहा था, अब भी 140 रुपये में शहरी ख़रीद रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ी वाली ब्रेड है 200 से 240 रुपये में अब भी वो ख़रीद रहे हैं। इसी तरह जो बिस्किट फ़ी किलो 900 रुपये से 1000 रुपये में पहले भी ख़रीदते थे, अभी भी उस हिसाब से ख़रीद रहे हैं। और जो ख़ास घी से तैयार होता है बिस्किट वो 1300 से 1400 रुपये में था, अभी भी उसकी कीमत वही है। इसी तरह जो केक और दीगर जो बेकरी के आइटम्स हम देख रहे हैं कि उनकी कीमतों में भी कमी नहीं आ सकी। और जो कोयटा के शहरी हैं वो उसी तरह महंगे दामों जो बेकरी के आइटम्स है वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार है, जो इंतज़ामिया है, मुतालिका महकमे हैं, वो इस चीज़ की जो मॉनिटर करें ताकि इनकी कीमतों में भी कमी आ सके और वो सस्ते दामों और जो बेकरी के आइटम्स है वो खरीद सकें। जी, तो बात तो वही होगी ना, चीज़ें तो महंगी हैं। मिठाइयाँ भी सस्ती होनी चाहिए, हाँ, बेकरी आइटम्स भी सस्ती होनी चाहिए, केक भी सस्ते होने चाहिए, क्योंकि एक मेजर इंग्रेडिएंट तो सस्ता हुआ है ना। सो या बट एट द सेम टाइम कराची में रियाज हम बता रहे थे कि पहले लकड़ी पे शिफ्ट हो गए, गैस वैस के मसले हैं, सो लकड़ी पहले सस्ती थी, अब लकड़ी महंगी है। इन बिस्किट्स के साथ क्या हुआ है वैसे?
बहुत ज़्यादा काले नहीं हो गए? कलर, फूड कलर कुछ ज़्यादा इजाफी हो गया। कलर मुझे तो बड़े ब्लॉन्ड लग रहे हैं, इनको जरा डार्कर होना चाहिए। नहीं, वो जो चॉकलेट वाला हिस्सा था वो काला, तकरीबन काला हो गया। अच्छा, आई विल नॉट नेम द नेम ऑफ द बेकरी इन लाहौर, बट उनके बिस्किट, जो बेकरी वाले बिस्किट होते हैं, बिल्कुल तबाही बिस्किट है। एंड व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू कराची, मैं उनके बिस्किट लेके आती हूँ। दे आर रियली गुड, बहुत अच्छे। बेकरी बिस्किट्स की नहीं बात ही कुछ और होती है। हाँ बिल्कुल, वरना वो हार्ड से जब डब्बे वाले, मतलब जो कमर्शियल टाइप होते हैं, वो भी कोई बिस्किट होता है। अच्छा, आगे जा रहे हैं हम, नादिया सबोही के पास जा रहे हैं हम। पेशावर का भी तो पता करें। पेट्रोल की कीमत में हुकूमत ने कमी कर दी है, इसी तरह अशाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी का दावा किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जाके चेक भी किया जाए कि आया कीमतें कम हुई हैं या नहीं। मैं सिर्फ मौजूद हूँ पेशावर की एक बेकरी में, और मैंने कहा कि जब मैदा सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, घी सस्ता हो गया, तो क्या बेकरी आइटम्स भी सस्ते हुए या नहीं। हम बात करेंगे कुछ शहरियों से, उनसे मालूम करते हैं कि उनको इसमें रिलीफ मिल रहा है। और यकीनन बिस्किट्स, केक ये ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, अगर आम आदमी ना भी खाए तो ऑफिस में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये खाए जाते हैं चाय के साथ। हम बात करेंगे एक शहरी से। हम तो यहाँ पर कोई बिस्किट केक ख़रीदने आए थे, लेकिन जैसे आपने कहा कि पेट्रोल भी कम हो गए, चीनी भी कम हो गया, आटा भी कम हो गया, लेकिन इसका रिलीफ जो है ना वो आवाम को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी इस बेकरी में हम खड़े हैं तो हम तो मकामी है, पहले जो चीज़ें हम जिस रेट से यहाँ लेते थे, अभी पेट्रोल भी सस्ता हो गया, हुकूमत कह रही है कि हमने आटा भी सस्ता कर दिया, ये कर दिया। मेरे पास मोबाइल एक नोटिफिकेशन है, मेरे ख्याल में कल इशू है कि डबल रोटी की कीमत ये हो गई, बिस्किट का ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, लेकिन हमें फ़िलहाल वो देखने में नहीं मिला ऑल ओवर पेशावर में, सिर्फ इस बेकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ भी है, लेकिन हुकूमत जो दावे कर रही है ना कि हमने जो है ना पेट्रोल सस्ता किया तो उसकी रिलीफ आवाम को दिया जा रहा है, कोई रिलीफ नहीं। पेशावर में से बहुत सारी ऐसी बेकरियाँ हैं जहाँ पर हुकूमती फ़ैसले को, ज़िला इंतज़ामिया के फ़ैसले को कि बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी की जानी चाहिए, उसको फॉलो किया जा रहा है। ताहम बहुत सारी ऐसी बेकरियाँ भी हैं जो अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रही हैं। शहरी कहते हैं तो सिर्फ बस एक ही कि वो उनको रिलीफ देने के लिए, चूँकि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि पेट्रोल की कीमत कम की है, बाकी अशाए खुर्दनोश की कीमत में कमी की है, इसी तरह मैदा, आटा, उसके रेट में जब कमी की है, तो शहरियों को सही मानों में रिलीफ मिलना चाहिए। जी बहुत सी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन पेशावर में भी बेकरी आइटम्स की आई लाइक द वर्ड बेकरी आइटम्स। I mean, there are other items and then there is bakery item. बेकरी आइटम पे ही हम इक्तफा करेंगे और उसी से हम महजूज होंगे। तो बेसिकली बात ये हुई, कोई इतना ओवरऑल खातिर खा कमी बेकरी आइटम्स में नहीं हुई। जब किसी के यहाँ जाए ना अपना तो नाश्ते पे शाम के मतलब असराने पे, तो आप पूछें आप कभी कोई वापस आए तो भाई क्या आप किसी से कहते हैं कि क्या आइटम्स थे बेकरी में, क्या आइटम्स थे मामा? पूछना चाहिए। भूख लग रही है। ब्रेक के बाद मिलें। क्या खाएंगे आप? अच्छा, सोशल मीडिया पे ये तो अब कॉमन नॉलेज है, आपने देखा ही है कि बच्चों को हरास और ब्लैकमेल करने के वाक़यात जो हैं वो अक्सर सामने आते रहते हैं, इनफैक्ट टू फ्रीक्वेंटली। और उन्हें कंट्रोल करने का तरीका क्या है, ये हम बात आज करेंगे। माहिर तालीम करियर काउंसलर हमारे साथ हैं सैयद आबदी साहब। आबदी साहब, इस मामले में वालिदैन का क्या किरदार, क्या जिम्मेदारी हो सकती है? बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, तो गाइड करें। देखिए, ये जो एक फिनोमेना है ऑनलाइन हरासमेंट और ऑनलाइन बुलिंग या ऑनलाइन एक्सेस टू डिफरेंट साइट्स, ऐसे साइट्स हैं जहां आप जाकर बात कर सकते हैं, कोई चीज़ अपलोड कर सकते हैं, कोई अपनी पर्सनल चीज़ आप अपने ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से डाल सकते हैं, जिसका लोग, और कुछ लोग कॉम्प्लेक्स में होते हैं। देखें, ये जो हरास करते हैं या जो आपको मिसयूज़ करते हैं या बुली करते हैं, दे आर मेंटली सिक, दे हैव गॉट कॉम्प्लेक्स। ऐसे लोग हैं जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। ये वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो बच्चों को आपने जो पेरेंटिंग करनी है उसमें यू मस्ट हैव अ मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ व्हाट दे आर विजिटिंग, whom they are talking to, whom they are connected to. Sometimes वो उनको इस तरह से पेश आते हैं कि दे बिकम, उनके पास टेक्टिक्स होती है टू बिकम फ्रेंड्स टू देम, टू हैव एक्सेस टू देम, एंड दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इट बिकम्स एंड कन्वर्ट्स इनटू हरासमेंट एंड बुलिंग, एंड देन ऑफ कोर्स इट गोज टू ब्लैकमेलिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंटिंग का इसमें एक बहुत अहम रोल है। आपको मॉनिटरिंग करनी है बच्चों की,
आपको वो साइट्स को कंट्रोल करना है, एंड यू शुड हैव आल्सो एक्सेस टू आपका बच्चा। और ये अब 17 इयर्स की एज तक मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एक सिलसिला है सेशंस का पेरेंटिंग के लिए। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को इस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। थैंक यू आबिदी साहब, थैंक यू। और सर्टनली बहुत अहम किरदार है टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी। सो इस बारे में मज़ीद बात करने की और डिस्कशन करने की ज़रूरत है विद योर चिल्ड्रन एज वेल एंड बिटवीन पेरेंट एंड टीचर एज वेल, एंड गेट सम आइडियाज हाउ टू टैकल दिस। कराची में भाई जारी लोड शेडिंग के मामले पर हो ये रहा है कि के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत में टसल बढ़ रही है। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने के मुतालबे कर रही है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी पहले सूबाई असम्बली में और फिर 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग ख़त्म कराने का मुतालबा दोहराते रहे। कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और ये मैंने कल भी उनसे कहा कि पहली बात तो ये ख़त्म करें कि आप जो फीडर बंद कर देते हैं कई दिनों के लिए, ये बंद कर दें। और मैंने कहा उनके अफसरान को, एक काम करें कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन बिल्डिंगों में जहाँ आप 14-14 घंटे लोड शेडिंग करते हैं या आप 6-6 दिन बिजली बंद करते हैं, आप चलो वहाँ चल के देखोगा लोगों की हालत क्या होती है, कैसे लोग रहते हैं। मैंने वो बात बड़ी तकलीफ से असेंबली में कही थी और कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, समझाने के लिए करना पड़ता है कि भाई तुम्हें एहसास नहीं। और मैंने लोगों से कहा कि आप तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा कुछ ना करें भाई, कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाएँ, दरवाज़ा बंद करें, इनकी एसी बंद करते हैं, इनके पंखे बंद करते हैं, और वो कहते हैं 3 घंटे बैठ जाए हमारे साथ। वो दफ्तर जो माशाल्लाह इस तरह के बड़े अच्छे दफ्तर हैं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे खोलियों जैसे कमरों के अंदर जो इंसान रह रहे हैं शहर के अंदर। अच्छा, ये सारी बातें सुन ली कि इलेक्ट्रिक का जवाब ये आया है कि उसने मज़ीद लोड शेडिंग की वार्निंग जो है वो दे दी है। सेक्रेटरी फाइनेंस और एनर्जी समेत मेयर कराची और दीगर हुकाम को लिखे गए खतूत में कि इलेक्ट्रिक ने साफ कहा है कि इदारा माली बहरान का शिकार है और इतने पैसे नहीं कि वो इसको अनलिमिटेड सप्लाई दें। ऑब्वियसली लोड शेडिंग तो होगी। कराची वाटर एंड मेंटेनेंस करने के पैसे नहीं है उनके पास, अंदाजा लगा ये। या वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन ने 5 अरब रुपए अदा करने। इसी पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक की तर्जुमानी के लिए हमारे साथ डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के ही इमरान राना साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, ये बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल चल रही है और ठीक ठाक लंबे दौरानिए के लिए लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगर कहीं से रिकवरी नहीं तो वहाँ बिल देने वालों को भी सज़ा देनी चाहिए। तो क्या के इलेक्ट्रिक के पास यही बेहतरीन ऑप्शन है कि बस सबकी काट दो बिजली? आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे मदऊ करने के लिए और इस बारे में आपके नाजरीन से बात करने का मौका देने के लिए। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी कराची का तकरीबन आप समझते हैं हमारे नेटवर्क का तकरीबन 71% हिस्सा है, जहाँ पे 71% जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे प्रीवियस जो नेटवर्क है उसमें इस वक्त हमें किसी किस्म की सप्लाई में चैलेंजेस का सामना नहीं है। उसकी बेसिक वजह यह है कि वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर जब बिल जाता है तो उसकी टाइमली वहाँ से रिकवरी। दूसरा ये कि वहाँ पे हमें थेफ्ट का किसी किस्म का यानी बिजली की चोरी के हवाले से किसी किस्म के चैलेंज का सामना नहीं है। 29% के करीब के इलेक्ट्रिक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे हमें इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। यहाँ या तो वहाँ पे बिजली की चोरी होती है या बिलों की जो इस्तेमाल होता है उसके बाद बिल की रिकवरी नहीं होती बिजली इस्तेमाल करने के बाद। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम अपनी तमाम ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर देते हैं कि जिसमें हम लोकल कम्युनिटी के साथ इंगेज करते हैं, अपने फैसिलिटेशन कैंप्स लगाते हैं, लोगों को साबका जो ड्यूज हैं उनके अंदर एक साथ करने की तक की सहूलत देते हैं, उन सब ऑप्शंस के बावजूद अगर किसी इलाके से हमें अनफॉर्चुनेटली रिकवरी नहीं आती, याद रखना चाहिए कि हमारा जो रिकवरी का टारगेट होता है वो नेपरा अथॉरिटी की तरफ से 100% पर वो टारगेट हमें अचीव करने की एक्सपेक्टेशन होती है। तो जब वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा होता और हम हमारी सस्टेनेबिलिटी यानी जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है, बिकॉज लोग जब हर महीने इतने परसेंट जो है लोग अगर पैसे नहीं देंगे तो हमारे लिए फ्यूल्स की सप्लाईज वगैरह को इंश्योर करना और उससे पावर की जो जनरेशन होती है और बिजली की जो खरीदारी होती है वो इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है। तो लामुहाला हमारे पास आखिरी ऑप्शन होता है कि हम उन इलाकों में बिजली के लोड शेड करना पड़ता है। अच्छा, अब इमरान साहब आप लोगों का सिंध हुकूमत के नाम में ख़त सामने आया कि बकाया जात अदा किए जाए, ना हुए तो सिस्टम अपग्रेड नहीं होगा और शदीद गर्मी में और बैठ जाएगा। सो ये शहरी बिजली के एक बड़े ब्रेकडाउन के लिए क्या जहनी तौर पर तैयार हैं, क्योंकि अभी तो हीट वेव शुरू होने लगी है?
बिजली का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, सोचा जाता है, समझा जाता है कि शायद ये बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं के इलेक्ट्रिक के माली साल 2023 की अगर बात करता हूँ तो हमने तकरीबन 30 अरब से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त किया है मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर से मेनली, और जो सबसे बड़ी बात है कि वो सर्कुलर डेट का भी हिस्सा नहीं बना। तो जब इतने बड़े फाइनेंशियल आप प्रेशर के साथ एक स्ट्रेन के साथ आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दाखिल होते हैं, तो कोशिश ये होती है कि जो बिजली की सप्लाई चेन है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आने पाए। तो बिजली जब सप्लाई होती है, चाहे वो हुकूमती इदारे हों या आम सार्फी हों, उनकी कोशिश यही करनी चाहिए कि उनकी जल्द से जल्द बिलों की टाइमली रिकवरी हो सके। बिकॉज जब ये रिकवरी होती है तो जो हुकूमत पाकिस्तान से हम बिजली बनाने के लिए फ्यूल परचेज़ करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के इदारों से या हुकूमत पाकिस्तान से सेंट्रल ग्रिड से हम जो बिजली की जो हम खरीदारी करते हैं, और इसी तरह के हमारे दीगर अखराजात होते हैं बिजली के प्रोडक्शन के लिए, तो उनकी बर वक्त अदायगियाँ पॉसिबल हो पाती हैं, जिससे बिजली का निज़ाम चलता रहता है। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ ड्यूज़ का ताल्लुक है, तो तकरीबन 9 अरब के ड्यूज़ हैं जो कि रिकनसाइल्ड अमाउंट है। दोनों साइड का 100% इत्तेफाक है कि हुकूमत सिंध के इदारों ने ये बिजली इस्तेमाल की है और उसकी अदायगी हुकूमत सिंध ने के इलेक्ट्रिक को करनी है। इसी पर्पस के लिए और दीगर जो मसाइल जिनके लिए जिसका आपने जिक्र किया है, उनके बर वक्त हल के लिए एक आला सतही कमेटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि हुकूमत सिंध और के इलेक्ट्रिक बाहम मिलकर काम कर सकें कि ना सिर्फ ये कि ड्यूज़ ये वक्ती तौर बर वक्त क्लियर हो सके। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिस पर काम किया जाएगा इंशाअल्लाह, और कोशिश यही होगी कि अफ़हाम व तफ़हीम के साथ जो मसाइल हैं उन पर बातचीत के ज़रिए उन पर बर वक्त एक्शन करके हम उनको हल कर सकें इंशाअल्लाह। अच्छा, अब एक और बात कि एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जाने बिजली का रेट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो अभी आपने अगले 6 साल के लिए फ़ी यूनिट 10-11 रुपए इजाफे की डिमांड भी डाल दी है। तो आमतौर पर आपकी डिमांड वैसे पूरी भी हो जाती है, इस बार इजाफा किस लिए मांगा गया है? देखिए, जिस टैरिफ की आप बात कर रहे हैं वो यूटिलिटी का टैरिफ है, उसका कस्टमर के टैरिफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कस्टमर का जो टैरिफ होता है, यानी जो आप, मैं और बाकी जो सार्फिन अपने बिलों में अदा करते हैं, वो यकसा टैरिफ पॉलिसी के तहत अक्रॉस द कंट्री सेम है और हुकूमत पाकिस्तान उसको डिटर्मिन करके उनको लागू करती है। अच्छा, जिस टैरिफ की आप बात करें वो यूटिलिटी का टैरिफ है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, और वो किसी भी पावर यूटिलिटी यानी केस के इलेक्ट्रिक समेत जैसे बाकी पाकिस्तान की हमारी पावर यूटिलिटीज़ हैं, इन सब की सस्टेनेबिलिटी और उनकी माली सालमियत के लिए नहायत इंपॉर्टेंट उसका जुज़ होता है। इसमें बिजली बनाने के लिए जो ईंधन की खरीदारी होती है, नेशनल ग्रिड से हम लोग जो बिजली खरीदते हैं, और इसी तरह की दीगर ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह जो है उसमें शामिल होती हैं। कराची के हवाले से अगर मैं पर्टिनेंट आपके साथ एक छोटे से एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट का जिक्र करूं, तो कराची में आपको पता है एक अनप्लान ग्रोथ होती है मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में। इसकी वजह से जो यूटिलिटी कंपनीज होती हैं उनके लिए एक मुश्किल ऑपरेटिंग और इन्वायरमेंट बनता है और उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। थैंक यू इमरान साहब, दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे, एंड यस, आपसे भी इजाज़त, वी आर गोना सी यू टुमारो।